हाय आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर के बारे में काफी बढ़िया सा चैप्टर है, काफी ब्यूटीफुल सा चैप्टर है। पूरा का पूरा चैप्टर एक स्टोरी के तरह है। स्टोरी बताते बताते चीजें समझते समझते चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर इस चैप्टर को आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यहां पर थियोरी डोमिनेट करती है। बट अगर इस चैप्टर को आप एमएचटी सीईटी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो एमएचटी सीईटी में इस चैप्टर से यूजुअली मैथमेटिकल बेस्ड सम्स ही आते हैं जो एक ही फॉर्मूला से सॉल्व हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? एक ही फॉर्मूला से सॉल्व हो जाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम वो फॉर्मूलाज भी देखेंगे, थ्योरी भी देखेंगे। चलिए बिना देरी के करते हैं आज के सेशन को हम स्टार्ट। बेसिकली ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर क्या समझ में आ रहा है? नाम से समझ में आ रहा है कि ड्यूअल नेचर, दो चेहरे हैं। हम लोग कहते हैं आजकल के इंसान दोगले हो गए हैं, आजकल के इंसान दो फेस वाले हो गए हैं। दोस्तों को हम कहते हैं दो मुंह वाला सांप। तो अब इस चैप्टर के एंड तक हमें समझ में आएगा कि संसार की सारी चीजों का दो नेचर होता है। सब इलेक्ट्रॉन भी दो नेचर की होती है, एक्सरे के भी दो नेचर होते हैं, सबका ड्यूअल नेचर होता है। इस चैप्टर के एंड का, इस चैप्टर का कंक्लूजन हमारा यहां पर वही निकलेगा। अब तक हमने पढ़ा है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? वेव ऑप्टिक्स का मतलब है हमने पढ़ा है लाइट का। लाइट का क्या पढ़ा है? लाइट का पढ़ा है हमने वेव नेचर। तो लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की रेडिएशन है। जब भी हम लोग रेडिएशंस को ड्रॉ करते हैं, रेडिएशन ड्रॉ करने का हमारा प्रोसेस कुछ ऐसा ही होता है। जब भी हम वेव बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव, एक्सरे, सब चीजें जो भी हम बनाते हैं तो यूजुअली हम इसी प्रकार से बनाते हैं। यानी अब तक फिजिक्स में जिस भाग पे हमने सबसे ज्यादा फोकस किया है वो हो जाता है हमारा वेव वाला पार्ट। क्या हो जाता है? हो जाता है हमारा वेव वाला पार्ट। बट कुछ चीजें फिजिक्स में ऐसी हैं जिनका कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं जा सकता है वेव नेचर के बेसिस पे। एग्जाम्पल तौर पे अगर हम बात करें काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस की, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस में हम पढ़ते हैं रेडिएशन के बारे में, राइट? हीट रेडिएशन, Q इज इक्वल्स टू दी QA प्लस QR प्लस QT। तो हम लोग वहां पर हीट को कंसीडर करते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी को हम कंसीडर करते हैं रेडिएशन, यानी रेडिएशन मतलब हम अगेन कंसीडर करते हैं वेव के तरह। तो अगर आप काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस देखें तो उसमें हमारे पास ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का एक ग्राफ आता है। अगर आपने मेरा वन शॉट देखा हो तो मैंने आपको उस समय भी बोला था, आज भी बता रहा हूं कि ये ग्राफ की सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या कहा मैंने? ये ग्राफ की सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ग्राफ का कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमने क्या पढ़ा था इस ग्राफ में? हमने यही पढ़ा था कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हमारा एमिसिव पावर मैक्सिमम हो जाता है। जैसे जैसे मैं वेवलेंथ आगे करते जाता हूं, जो मेरा पीक है राइट साइड शिफ्ट होते जाता है। तो हमने जो भी चीजें पढ़ी थी सब हमने ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी। पर साइंस हमारी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे नहीं चलती है। हम लोगों को वाई पता होना चाहिए, हम लोगों को एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए कि ऐसा ग्राफ क्यों है। तो वो क्यों के पीछे काफी साइंटिस्ट पड़े थे। 1920s की बात है, ये सोच रहे थे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, उनको कुछ भी आंसर नहीं मिल रहा था। देन फाइनली एक प्लैंक नामक एक साइंटिस्ट आया। देन प्लैंक ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, एंड उस पोस्टुलेट्स के वजह से फिर आइंस्टाइन ने कुछ फॉर्मूलाज बनाई, एंड प्लैंक और आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेनेशंस दी उसके बेसिस पे हमारा ये वाला ग्राफ का एक्सप्लेनेशन मिला था। एंड जिस दुनिया से इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन मिला उस दुनिया को कहा जाता है क्वांटम फिजिक्स। क्या कहा जाता है? कहा जाता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स की जो पहली शुरुआत है वो की गई है मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट द्वारा, जिसके पोस्टुलेट्स हम थोड़ी देर में यहां पर पढ़ेंगे। बट आइए पहले डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का यहां पर मेजर पार्ट, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो वर्ड का मतलब क्या होता है? फोटो वर्ड का मतलब अलग अलग प्रकार से कहा जाता है। कोई इसको कह सकता है फोटॉन्स, राइट? फोटॉन्स। बट अभी आप लोग बोलोगे फोटॉन्स तो इस चैप्टर में पढ़ना है हमें, राइट? तो काफी लोगों को फोटॉन्स का मतलब नहीं पता होगा, तो आप समझ सकते हो लाइट। एज ऑफ नाउ क्या समझ सकते हो? समझ सकते हो आप लाइट या फिर कोई रेडिएशन। चलिए,
सो बेसिक प्रिंसिपल हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या है? सो बेसिक प्रिंसिपल हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होता है, कोई मेरे पास एक सरफेस होगा, क्या होगा मेरे पास यहां पर? कोई एक सरफेस होगा, जिस सरफेस का नाम होगा फोटो सेंसिटिव सरफेस। ओके, सरफेस का नाम क्या होगा? सरफेस का नाम होगा फोटो सेंसिटिव सरफेस। एग्जाम्पल तौर पे अगर मुझे कंडक्शन करवाना है तो मैं क्लोरीन नहीं लूंगा, मैं कंडक्टर लूंगा, है ना। मुझे इंसुलेटर चाहिए तो मैं सोडियम नहीं लूंगा, मैं क्लोरीन लूंगा। तो उसी प्रकार से हम कोई भी चीज लेते हैं तो अपनी डिजायर से लेते हैं। तो यहां पर हम जो सरफेस ले रहे हैं उसका नाम है यहां पर फोटो सेंसिटिव सरफेस। फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर क्या करते हैं? फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर हम यहां से लाइट गिराते हैं। क्या गिराते हैं हम लोग? यहां से लाइट गिराते हैं। अब लाइट के बहुत सारे नाम हैं, आप रेडिएशन कह सकते हो, राइट, आप लाइट कह सकते हो, आप जो नाम यूज करना चाहो कह सकते हो। आप यहां पे क्या करते हो? बेसिकली रेडिएशन गिराते हैं। अब रेडिएशन गिराते हैं, आप लोगों ने क्या सुना है? रेडिएशन यानी वेव, राइट, या हीट एनर्जी बोलो, लाइट एनर्जी बोलो, सब चीजें क्या है? सब चीजें यहां पर है एनर्जी, है ना। वेव का डेफिनेशन ही क्या होता है? वेव का डेफिनेशन ही होता है वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो यहां पर क्या गिरा रहे हैं हम लोग? एनर्जी गिरा रहे हैं। दुनिया का कोई भी सरफेस होने दो, दुनिया का सरफेस बना किससे होता है? सो दुनिया का सरफेस हमारा बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन से। किससे बना हुआ होता है? दुनिया का कोई भी सरफेस हमारा बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन से, राइट। तो फोटो सेंसिटिव सरफेस भी किससे बना हुआ होगा? सो फोटो सेंसिटिव सरफेस भी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होगा। सो बेसिकली क्या होता है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे ये रेडिएशन के वजह से उसको क्या मिल जाती है? रेडिएशन के वजह से उनको मिल जाती है एनर्जी। क्या मिल जाती है? रेडिएशन की वजह से उनको मिल जाती है एनर्जी। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल चुकी है ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल चुकी है, वो सरफेस छोड़ देते हैं। सिंपल, इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ देते हैं। और यही जो चीज मैंने आपको बताई, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल। ओके, सो इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल। सो बेसिकली यहां पर क्या हुआ? यहां पर हमने कंसीडर किया एक फोटो सेंसिटिव सरफेस, उसके ऊपर हमने क्या गिराई? उसके ऊपर हमने गिराई रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी सरफेस के ऊपर गिरी। सरफेस किससे बना हुआ होता है? दुनिया का कोई भी सरफेस अंदर के तरफ अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन से बना होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकल गए। ये जो फिनोमेनॉन है उसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स हमारे कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। फोटो सेंसिटिव सरफेस हमारा, जिंक एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, मैग्नीशियम, कैडमियम हमारे फोटो सेंसिटिव सरफेस हैं। और जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो रेडिएशन हम गिराने की बात कर रहे हैं, सो यूवी लाइट बेसिकली हमारी यहां पर बेस्ट एग्जांपल हो जाती है। सो यूवी लाइट अगर मैं यूज कर रहा हूं एज माय सोर्स ऑफ रेडिएशन, तो हम लोग फोटो सेंसिटिव सरफेस में लेते हैं अल्कली मेटल्स। अगर मैं विजिबल लाइट लेना चाहता हूं तो विजिबल लाइट में भी हमारे अल्कली मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ओके, सो यहां तक जो भी हमने पढ़ा सो ये हमारा हो जाता है पूरा का पूरा प्रिंसिपल का पार्ट। क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा प्रिंसिपल का पार्ट, कि हम लोग प्रिंसिपल क्या पढ़ रहे हैं। ओके, बट प्रिंसिपल सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, हमें एक्सपेरिमेंट भी देखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहां पर हम हमारा एक्सपेरिमेंटल पार्ट। तो अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट का डायग्राम पहले पहले देख लोगे सो थोड़ा सा दिल आपका मासूम है, सो डर सा जाता है ऑब्वियसली। सो पहले पहले डायग्राम नहीं देखना है, हम बेसिक बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे। और यहां पर करना क्या है, चैप्टर का लक्ष्य क्या है, चैप्टर का डायरेक्शन क्या जा रहा है, मैं आपको वो बता दूं। सो हम लोग अभी फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, अब हम लोग करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। ओके, सो एक्सपेरिमेंट जब भी होता है तो उसकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, राइट। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो दुनिया का, एक्सपेरिमेंट हम करके उससे ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि हमने क्या क्या यहां पर ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्ट लोग सोचना चालू करते हैं कि ये क्यों हुआ। तो ऑब्जर्वेशन के बाद यहां पर एक्सप्लेनेशंस का पार्ट आता है। तो मैं आपको बता दूं यहां पर चैप्टर आपका इतना वास्ट क्यों दिखता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक वालों ने पहले 9 ऑब्जर्वेशंस बताई हैं। ओके, ऑब्जर्वेशंस के बाद आइंस्टाइन का जन्म हुआ है, प्लैंक और आइंस्टाइन का।
ओके सो फिर उन लोगों ने, आइंस्टाइन ने क्या किया है, आइंस्टाइन ने 9 की 9 ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया है। सो बेसिकली 9 बार आपके टेक्स्ट बुक में ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई है और 9 बार उनका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। इस वजह से चैप्टर अगर आप थियोरी वाइज देखोगे ना काफी ह्यूज सा हो जाता है। ओके तो यहां पर अभी आइंस्टाइन तो नहीं आ सके हैं आज के लेक्चर में, तो मैं ही थोड़ा बहुत साथ में ही एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा, तो इस वजह से यहां पर आपकी सारी चीजें कॉम्पैक्ट वे में होती जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट किस में करना है, तो एक्सपेरिमेंट हमको करना है एक ग्लास ट्यूब में। किस में करना है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट हमें करना है एक ग्लास ट्यूब में। ग्लास ट्यूब को क्या कर देंगे, ग्लास ट्यूब को पूरा का पूरा वैक्यूम बना देंगे। क्या कर देंगे, अंदर से सारी की सारी एयर यहां से निकाल लेंगे, बिकॉज यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, अगर मेरे ग्लास ट्यूब के अंदर एयर है तो आपस में केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, इन एक्सपेरिमेंट कुछ और ही लेवल पे पहुंच जाएगा। तो हम लोग ग्लास ट्यूब को क्या कर देंगे, ग्लास ट्यूब को हम पूरा का पूरा यहां पर इवैक्यूएट कर देंगे। एक्सपेरिमेंट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारी फोटोसेंसिटिव सरफेस। बिकॉज अगर फोटोसेंसिटिव सरफेस है ही नहीं, एक्सपेरिमेंट होगा किसके ऊपर, तो यहां पर ये हम ले लेते हैं फोटोसेंसिटिव सरफेस। ओके सो हमारा फोटोसेंसिटिव सरफेस यहां पर मैंने बार दिखाया है, कुछ भी ले सकते हो, जिंक, मैग्नीशियम, कैडमियम, बट ये इमेज आपके दिमाग में याद रहेगी तभी मैंने ये वाली यूज की है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक्सपेरिमेंट बिना बैटरी के नहीं होता है। तो यहां पर आप लोगों को लग रहा होगा कि बैटरी लगाई गई है ना। सो आप लोगों को लग रहा होगा कि बैटरी के बिना कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होता है फिजिक्स में। तो यहां पर हम बैटरी लगाते तो हैं, बट बैटरी का यूज, डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। ओके ठीक है, हम लोग बैटरी लगाते तो हैं बट बैटरी का डायरेक्ट यूज एज सच नहीं करते हैं। यूज थोड़ा सा यहां पर इनडायरेक्ट वे में करते हैं। यूज यहां पर क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में करते हैं, जो थोड़ी देर में आपको समझेगा। करंट मेजर करना है, एमीटर लगेगा, वोल्ट मीटर मेजर करना है, वोल्ट मीटर लगेगा। तो ये बेसिक आपके एलिमेंट्स हो जाते हैं सर्किट के। आइए पहले हम इतना ही डायग्राम देखते हैं, आगे का डायग्राम देखने की, समझने की कोई जरूरत है ही नहीं, सब कुछ इसके बेसिस पे ही हम लोग यहां पर समझ सकते हैं। नो डाउट बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, बट पहले इतने डायग्राम के बेसिस पे ही हम जो भी पढ़ाई लिखाई है वो यहां पर करते हैं। सो ये है मेरा यहां पर ग्लास ट्यूब। ओके सो ग्लास ट्यूब मैंने यहां पर कंसीडर किया है। ग्लास ट्यूब में क्या है, ग्लास ट्यूब में हमने एक विंडो बनाई है। क्या बनाई है, एक विंडो बनाई है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा पेप्सी का बॉटल लेके एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम। सो यहां पर हमने क्या किया है, थोड़ा सा एक विंडो बनाया है। विंडो बनाने की कंडीशन क्या होती है कि विंडो मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके विंडो बनाने की कंडीशन क्या होती है कि विंडो मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि रेडिएशंस में गिरा रहा हूं, मेरी विंडो के एलिमेंट्स ही बाहर आ जाएं और केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट हो जाएं, है ना। समझ रहे हो क्या लॉजिक, आप किसी को भेज रहे हो कहीं पे, तो हफ्ता वसूली के लिए किसी को भेज रहे हो कहीं पे, तो कड़क आदमी को ही भेजोगे ना, है ना। सो बेसिकली यहां पर भी ऐसा ही है, इंसान खुद नहीं पिघलना चाहिए। तो बेसिकली इस वजह से हम लोग यहां पर जो विंडो यूज करते हैं, विंडो हम लोग यूज करते हैं दुनिया के सबसे टफेस्ट मेटल जिसका नाम होता है क्वार्ट्ज। तो यहां पर क्वार्ट्ज की हम विंडो यूज करते हैं। किसकी विंडो यूज करते हैं, हम लोग क्वार्ट्ज की विंडो यहां पर यूज करते हैं। फोटोसेंसिटिव मटेरियल जो हमें यूज करना है, फोटोसेंसिटिव प्लेट, हम क्या करते हैं, यहां पर मेरी फोटोसेंसिटिव प्लेट लगा देते हैं। क्या करते हैं, यहां पर हम लोग मेरी फोटोसेंसिटिव प्लेट को लगा देते हैं। यहां से गिरेगी मेरी रेडिएशन। सो रेडिएशन ऊपर से मेरी यहां पर गिरेगी। सो चलिए रेडिएशन को यहां से गिराते हैं। सो रेडिएशन अंदर आएगी, रेडिएशन अंदर आएगी, रेडिएशन अंदर आएगी। यहां पर रेडिएशन आके गिरी। वेव क्या है, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब मेरे फोटोसेंसिटिव सरफेस को एनर्जी मिलेगी, अब तक आप सब लोगों को समझ गया होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो बेसिकली यहां से क्या होंगे, यहां से मेरे इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहां से मेरे इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू हो जाएंगे। अब ये सारा का सारा मेरा जो सरफेस है वो इवैक्यूएटेड है। सारा का सारा सरफेस क्या है, सारा सरफेस मेरा यहां पर इवैक्यूएटेड है। इवैक्यूएटेड का मतलब है वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब खाली है। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मेरे निकल तो गए, इलेक्ट्रॉन्स मेरे निकल तो गए, बट अब कहां जाएं। है ना, आ रहा क्या लॉजिक समझ में, एक्सपेरिमेंट ही बता रहा हूं ये मैं। इलेक्ट्रॉन्स मेरे निकल तो गए, है ना, किधर जाएं अभी। ओके एग्जाम्पल तौर पे तुम्हारी बस थी, स्कूल पिकनिक पे गए थे तुम,
स्कूल पिकनिक पे तुमको बस ने उतारा, बट जहां पर पिकनिक है उधर की गेट्स ही बंद हैं, वो लोग बोल रहे हैं कल खोलेंगे, तो बस वाला तुमको छोड़ के चला गया। तो उस समय पे तो तुम कंफ्यूज हो, तुम सोच रहे हो किधर जाऊं, मैं आ तो गया यहां से बट जाऊं कहां पर। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यहां पर हम एक दूसरी प्लेट लगाते हैं, जो प्लेट का पोटेंशियल क्या रखूंगा, कम ऑन, जो प्लेट का पोटेंशियल क्या रखूंगा, सो जो प्लेट का पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात है यहां पर मैं रखूंगा पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल रखूंगा यहां पर मैं रखूंगा पॉजिटिव पोटेंशियल। तो यहां पर हम कनेक्ट करते हैं दूसरी प्लेट, क्या कनेक्ट करते हैं यहां पर हम कनेक्ट करते हैं दूसरी प्लेट, और वो दूसरी प्लेट कनेक्टेड होती है यहां पर मेरे सर्किट से। कहां पर कनेक्ट होती है, कनेक्टेड होती है मेरे सर्किट से। सर्किट क्या है कैसा है बाद में देखेंगे, बट आई होप आपको बेसिक सा यहां पर एक्सपेरिमेंट समझा। बट इसी के साथ साथ आपको एक रूल और पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स निकल तो गए, इलेक्ट्रॉन्स निकल तो गए, बट क्या करूं मैं क्यों, मेरे को रात को नींद नहीं आ रहा है इस वजह से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना, तो इनके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवानी है। क्या करनी है मुझे यहां पर, इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं उनके वजह से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवानी है। सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए मेरा सर्किट ओपन होना चाहिए कि मेरा सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए। सो ऑब्वियस सी बात है मेरा सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए। तो यहां से एक वायर लेके इसी सर्किट में यहां पर मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो ये जो मैंने आपको फिजिक्स बताई, ये है यहां पर बेसिक सी फिजिक्स। ओके, हम लोग इतना ही करते हैं। उसी के साथ साथ कभी कभी, अभी मुझे रात को सोना है तो रात को लाइट चालू करके सोऊंगा क्या, नहीं, बरोबर। रात को सो रहा हूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्या मेरे पास, नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए तो पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो पोटेंशियल मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा। सो बेसिकली हमारे हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल है। ओके, हमारे हाथ में क्या है, इस कलेक्टर प्लेट का पूरा का पूरा कंट्रोल है। आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि मैं पॉजिटिव पोटेंशियल देना चाहूं पॉजिटिव दे सकता हूं, नेगेटिव पोटेंशियल देना चाहूं नेगेटिव दे सकता हूं। तो मेरे हाथ में यहां पर सारा का सारा कंट्रोल है। तो ये जो मैंने आपको फिजिक्स का पार्ट बताया, ये बेसिक सा पार्ट है, इतना ही पार्ट आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद डायग्राम में कुछ भी खास नहीं है, वो शो ऑफ के लिए हम बना देते हैं, उसका कुछ भी यूज एज सच हम नहीं करते हैं। इसके बाद हमको सीधा देखनी है यहां से ऑब्जर्वेशंस। क्या देखनी है, यहां पर देखनी है ऑब्जर्वेशंस। कैसे इंटरफेरेंस, वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट आपने देखा हो। सो इंटरफेरेंस पैटर्न में हमने क्या देखा था, एक्सपेरिमेंट तो आ गया, फ्रिंजेस तो मैंने आपको दिखा दी, फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट। कि कैपिटल डी लार्ज होना चाहिए, स्मॉल डी कम होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। तो उसी हिसाब से यहां पर हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन। पर आपके मन के तसल्ली के लिए आइए मैं आपको एक बार सर्किट यहां से कंप्लीट करके दिखाता हूं। सो ये जो आपको नजर आ रहा है ये बॉक्स, इस बॉक्स को हम लोग कहते हैं 4 वे की। क्या कहते हैं, 4 वे की। जिन भी लोगों ने कॉलेज में अपने पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट देखा होगा, जिन भी लोगों ने अपने कॉलेज में पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट होता है E1/E2, है ना, पोटेंशियोमीटर का हम फाइंड करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में 4 वे की का इस्तेमाल होता है, राइट। सो ये वही 4 वे की है आपकी, क्या है ये आपकी वही 4 वे की है। ओके, सो 4 वे की के लिए तो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट ही हमारा इनफ हो जाता है। उसके बाद बेसिक बातें बोलो। मिलियमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में करते हैं। सो एमीटर या मिलियमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में करते हैं कि पैरेलल में करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं बता चुका हूं पैरेलल में करते हैं। तो देखो वही बेसिक फंडा यहां पर किया है। यहां से जो 2 वायर्स हमारी निकल रही है 4 वे की के बाद वाली, है ना, 4 वे की के बाद वाली, यहां से जो 2 वायर्स निकल रही है, इस पे ही थोड़ा सा ध्यान दो। देखो सीरीज में ही लगा दिया यहां पर हमने मिलियमीटर, है ना, सीरीज में ही क्या लगा दिया, मिलियमीटर। पैरेलल में क्या लगता है, पैरेलल में लगता है यहां पर वोल्ट मीटर, पैरेलल में लगा दिया हमने वोल्ट। रेजिस्टेंस वेरी करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, मीटर ब्रिज हो, केल्विन्स मेथड हो, पोटेंशियोमीटर हो, हम लोग हमेशा रियोस्टेट लगाते हैं, है ना, गैल्वेनोमीटर, ताकि रेंज में करंट दिखाया। ऐसा ना हो गैल्वेनोमीटर से करंट आउट ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन जा रहा है। सो डिफ्लेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, अगर मेरी मिलियमीटर में इतना करंट दिखा सकता है तो कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रियोस्टेट लगाते हैं। सो यहां पर क्या किया है, यहां पर रियोस्टेट लगाया है। रियोस्टेट हमेशा प्रोवाइड करता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो आपने सर्किट डायग्राम्स अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी के देखे हैं तो यही हो गया आपका यहां से रियोस्टेट का डायग्राम।
फाइनली ये लग गया वोल्ट मीटर, एम मीटर लग गया, रियोस्टेट लग गया। सबको काम कराने के लिए बैटरी लगती है, तो फाइनली यहां पर सबको काम कराने के लिए यहां पर हम बैटरी लगा देंगे। सो यही हो जाता है आपका यहां पर बेसिक सा डायग्राम। क्या हो जाता है? यही हो जाता है आपका बेसिक सा डायग्राम। इसी पार्ट में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नीचे पहुंच ही नहीं पाते हैं, नीचे पहुंचने का हिम्मत ही नहीं होता है। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप ध्यान से देखो ये ज्यादा इजी है। क्या है यहां पर? करंट इलेक्ट्रिसिटी से तो ज्यादा इजी है। एक टर्मिनल में कनेक्ट किया गया है यहां पर लेफ्ट आर्म, यानी जो हमारा लेफ्ट वाली पोटेंशियल प्लेट है। यहां पर कनेक्ट किया गया है हमारा राइट आर्म, यानी कि जो हमारी यहां पर कलेक्टर प्लेट है। सो वही डायग्राम आपका यहां पर हो जाता। ठीक है, सो डायग्राम बोर्ड एग्जाम्स में बनाना है, क्योंकि आप ऐसा नहीं बना सकते हो, एक्सप्लेनेशन इसी के बेसिस पे होगी, बट डायग्राम तो पूरा बनाना है। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं यहां पर ऑब्जर्वेशंस का पार्ट। बिलीव मी बहुत मजा आएगा। ओके, बहुत 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 मजा आएगा। काफी मजेदार ऑब्जर्वेशंस हैं, 9 की 9 मजा करते करते हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। चलिए सो देखते हैं पहला ऑब्जर्वेशन। सो सारे ऑब्जर्वेशन हम लोगों को समझने हैं एक कॉमन आदमी के तरह। ओके, एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट के तरह भी कह सकते हो, एक लेम आदमी के तरह, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस हैं, ये एक्सप्लेनेशंस नहीं है। ऑब्जर्वेशंस, एक्सप्लेनेशंस नहीं है। एक्सप्लेनेशन कब होगी? जब आइंस्टाइन पैदा होगा, जो अब तक इस लेक्चर में पैदा नहीं हुआ है। ओके, सो एक्सपेक्टेशन, 3 स्टूडेंट है मेरे पास। एक स्टूडेंट बोल रहा है मेरे घर पे टंगस्टन का बल्ब है, मैं उसी से एक्सपेरिमेंट करूंगा। दूसरा स्टूडेंट कह रहा है मेरे पास 50 रुपए वाली टॉर्च है, मैं उससे एक्सपेरिमेंट करूंगा। दूसरा स्टूडेंट मुझे कह रहा है मेरे पापा 300 वाली टॉर्च लेकर आए हैं, तो मैं उसी से एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? हमारी ऑब्जर्वेशन एक कॉमन भाषा की तरह, कैसा है, कॉमन सेंस की तरह, फिजिक्स मत लगाओ। हमारी ऑब्जर्वेशन ये होगी, भैया ज्यादा ब्राइट टॉर्च दिखाना, है ना। जितनी ज्यादा ब्राइट टॉर्च होगी उतना जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतना जल्दी मेरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। ये हमारी ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन होगी, बिकॉज सारा का सारा खेल हमारे रेडिएशन का है, राइट, है ना। रेडिएशन जो मैं फेंक रहा हूं, जो मैं डाल रहा हूं मेरे फोटो सेंसिटिव सरफेस पे, उस पे मोस्ट ऑफ द चीजें ऑब्वियस सी बात है मैटर करती हैं, है ना। तो हम लोग भी वही सोचेंगे कि भैया ज्यादा पावरफुल टॉर्च देना ताकि मेरा एक्सपेरिमेंट जल्दी हो पाए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, वो थी आम जिंदगी। बट रियलिटी क्या कहती है? रियलिटी कहती है द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, जो प्रोसेस की शुरुआत है, द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ओ हो, डज नॉट, डिपेंड ही नहीं करता है इंटेंसिटी पे। ये तो उल्टा ही काम हो गया। यानी अगर मेरे पास ये बल्ब है तो भी मेरा एक्सपेरिमेंट होगा। समझो ये 10 रुपए वाला बल्ब है, सेकंड हैंड बल्ब है, ओके, 10 साल चलेला बल्ब है, तो इससे भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है, इससे भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है, इससे भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो थोड़ा सा अजीब हो गया, राइट। हम लोगों को क्या लगता है? हम लोगों को लगता है जितना पावरफुल, जितना ब्राइटनेस ज्यादा, उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे एंड ऐसा होगा। बट यहां पर रियलिटी ये कहती है कि एक्सपेरिमेंट की जो स्टार्ट है इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। तो ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो जमाने में साइंटिस्ट लोगों को भी नहीं समझा था क्यों हो रहा है, और ना अभी मैं आपको भी समझाऊंगा ये क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं हम, है ना। ऑब्जर्वेशन एग्जाम में भी वही आता है कि ऑब्जर्वेशन लिखो, तो उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना होता है। आते ही डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो सेकंड क्या होगा? बोलो। प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट, है ना। थोड़ा सा तो समय लगेगा। मैंने ग्लास ट्यूब में फोटो सेंसिटिव सरफेस रखा है, मैं रेडिएशन यहां से मारूंगा, रेडिएशंस मेरे फोटो सेंसिटिव सरफेस पे गिरेंगी, फोटो सेंसिटिव सरफेस थोड़ा सा हीट होगा, क्योंकि जहां पर भी रेडिएशन गिरती है हीट प्रोड्यूस होती है।
एग्जाम्पल तौर पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दो धूप में, बैठने के लायक नहीं बचोगे 15 मिनट में है ना। सो बेसिकली मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होगा, जैसे हीट प्रोड्यूस होगा फिर इलेक्ट्रॉन्स धाड़ धाड़ करके निकलेंगे। तो ये है आम जिंदगी, बट मेंटो जिंदगी कुछ और ही कहती है। मेंटो जिंदगी कहती है कि प्रोसेस को शुरू होने में समय लगता है 10⁻⁹ सेकंड्स का। कितना समय लगता है? समय लगता है 10⁻⁹ सेकंड्स का। ओके, सो प्रोसेस को शुरू होने में इतना समय लगता है सो इससे अच्छा तो मैं कहूं समय लगता ही नहीं है है ना। इससे अच्छा मैं सीधा बोलूं ना, मैं 10⁻⁹ सेकंड्स कहने से अच्छा मैं सीधा कहूं समय ही नहीं लगता है ना। देयर इज नो टाइम लैग। तो एक्सपेक्टेशन क्या थी कि कुछ तो समय लगेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 2.25 मिनट, कुछ तो समय लगेगा। बट ये लोग कह रहे हैं, रियलिटी में हम ऑब्जर्व करते हैं कि 10⁻⁹ सेकंड में एक्सपेरिमेंट मेरा स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन मुझे तो नहीं समझ रही है, बट अभी समझना तो नहीं है, अभी ऑब्जर्वेशन ही हमें देखनी है। आइए थर्ड पढ़ते हैं। सो फिजिक्स का एक रूल मैं आपको बता दूं। फिजिक्स में रूल ये होता है, जब आप दो फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हो सो आप दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट रखोगे। पूरे फिजिक्स का ये रूल होता है। अगर आप लोग दो फैक्टर्स के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग दूसरे सारे फैक्टर्स को यहां पे कांस्टेंट रखोगे। जैसे सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, अगर आप लोगों को एन और एल के बारे में पढ़ना था तो आप टेंशन कांस्टेंट रखते थे, मास को नहीं बदलते थे। और स्मॉल एम तो वायर के ऊपर है, वायर तो एक्सपेरिमेंट में वही रहती है। अगर आप लोग एन को कांस्टेंट रखते थे, ट्यूनिंग फॉर्क वही यूज करते थे सोनोमीटर के सेकंड लॉ में, तो आप लोग मास को बदलते रहते थे, यानी टेंशन वेरी करते रहते थे। तो वही रूल इस चैप्टर में भी वैलिड है। अगर मैं दो चीजों के बारे में पढ़ रहा हूं, बाकी सारे फैक्टर्स मेरे यहां पर कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? मेरे सारे फैक्टर्स यहां पर कांस्टेंट रहेंगे। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? थर्ड ऑब्जर्वेशन कहता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्या कहता है थर्ड ऑब्जर्वेशन? थर्ड ऑब्जर्वेशन कहता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बोलो, ये तो समझ में आ रहा है, राइट? है ना, ये तो सेंसिबल बात है, ये तो समझ में आ रहा है। कैसे समझ में आ रहा है, आइए समझने का यहां पर प्रयास करते हैं। सीधा बात है, बल्ब में से जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, सो एनर्जी भी कम होगी, तो कम इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकलेंगे। यहां पर 300 रुपए वाली लाइट है, इसकी ब्राइटनेस देखो, है ना, इसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। सो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे। तो कॉमन सेंस से, अब तक मैंने फिजिक्स के रीजंस नहीं दिए हैं, आइंस्टाइन के जन्म के बाद ही दे सकता हूं मैं। कॉमन सेंस से हमको ये सब चीजें समझ में आ रही है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के बराबर। बधाई हो, 33% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस हमारी समाप्त हो गई, है ना। कितनी आसान थी, आप लोग ऐसे ही डरते हो। पहली ऑब्जर्वेशन कहती है कि स्टार्ट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन कहती है कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन कहती है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के बराबर। आइए डिस्कस करते हैं यहां पर अभी हम फोर्थ ऑब्जर्वेशन। क्या डिस्कस करते हैं? डिस्कस करते हैं यहां पर अभी हम फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग? इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे यहां पर करंट वर्सेस पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? यहां पर पढ़ेंगे करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? यहां पर पढ़ेंगे करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल भी दे सकते हैं, पोटेंशियल हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल भी दे सकते हैं। इस वजह से दोनों चीजें यहां पर ऐसे बनेगी। जबकि करंट कैसा बनेगा? करंट यहां पर एक ही तरीके का हो सकता है, करंट को साइन कभी नहीं होती है, तो ये हो जाता है हमारा स्टार्टिंग का यहां पर ग्राफ। सो मैंने क्या किया है, मैंने पहले यहां पर इंटेंसिटी रखी है बल्ब वाली। इंटेंसिटी कौन सी रखी है? इंटेंसिटी मैंने रखी है यहां पर बल्ब वाली। I1 इंटेंसिटी मैंने यहां पर रखी है। यानी कोई स्टूडेंट अपने घर पे बल्ब से एक्सपेरिमेंट यहां पे कर रहा है। I2 इंटेंसिटी कौन सी है? सो I2 इंटेंसिटी है, कोई स्टूडेंट 50 रुपए वाली टॉर्च से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सो I2 इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करती है 50 रुपए वाली टॉर्च को, और I3 इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करती है जो सबसे महंगी वाली टॉर्च थी, 250-300 रुपए वाली टॉर्च थी। सो हम लोग इनसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसका दूसरा नाम होता था ओम्स लॉ,
राइट। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे हमारा करंट क्या होते जाएगा, हमारा करंट यहां से बढ़ते जाएगा, करंट क्या होते जाएगा, करंट हमारा यहां से बढ़ते जाएगा। वोल्टेज कौन सी डायरेक्शन में रखना है, कम ऑन, वोल्टेज क्या रखना है। सो वोल्टेज हमने देखा था, अगर मुझे करंट चाहिए, है ना, अगर मुझे करंट चाहिए सो वोल्टेज क्या रखना है, वोल्टेज मुझे यहां पर रखना है पॉजिटिव। सो पॉजिटिव वोल्टेज रखूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जुप करके यहां से बाहर आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहां से जुप करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते जाएंगे। सो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूं करंट क्या होते जाएगा, करंट यहां से बढ़ते जाएगा। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट यहां से बढ़ते जाएगा। बट रियलिटी ऐसी नहीं होती है मेरे दोस्त, है ना, रियलिटी ऐसी नहीं होती है। रियलिटी में हम क्या देखते हैं, मैं पहले पहले एक्सपेरिमेंट करता हूं बल्ब से। एक्सपेरिमेंट किससे करता हूं, एक्सपेरिमेंट में यहां से करता हूं बल्ब से। अब अगर एक सरफेस में, क्या कह रहा हूं मैं, मेरे शब्दों पे फोकस करो, एक सरफेस में 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, मैंने जो फोटो सेंसिटिव सरफेस कंसीडर किया है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मुझे बताइए मेरा 10 रुपए वाला बल्ब 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाएगा क्या, कम ऑन। एक सरफेस के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप सभी को पता है। तो मेरा बल्ब 10 रुपए वाला बल्ब है, तो क्या 10 रुपए वाले बल्ब की इंटेंसिटी से मैं 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूं क्या, आंसर है नहीं, ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो क्या होगा, मैं वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूं करंट बढ़ते जाएगा, वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूं करंट बढ़ते जाएगा, वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूं करंट एक समय पे आके कांस्टेंट हो जाएगा, करंट एक समय पे आके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बिकॉज एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चीज ही मैं निकाल सकता हूं, है ना। एग्जाम्पल तौर पे मैं बोलूं मुझे 6 पैक्स बनाने हैं हफ्ते में, है ना, नहीं बनेगा भाई। है ना, कुछ एक लिमिटेड अमाउंट 2 किलो वजन ही कम हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है एक हफ्ते में। ओके, सो बेसिकली ओम्स लॉ है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा हूं करंट बढ़ते जा रहा है, पर एक समय के बाद इंटेंसिटी का कुछ भी फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा, इस वजह से करंट मेरा कांस्टेंट हो जाता है। इसकी बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टाइन के जन्म होने का वेट करो, अभी तक मैं ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूं, मैंने एक्सप्लेनेशन शुरू नहीं की हैं। मुझे पता है आधे लोग लेक्चर से चले जाते हैं, फिजिक्स में उनका और इतना इंटरेस्ट कम होता है कि वो वेट ही नहीं कर पाते हैं, बट आइंस्टाइन के पैदा होने का वेट करो, सब चीजें क्रिस्टल क्लियर कवर हो जाएंगी। चलिए, सो ये है मेरे यहां पर I1 का ग्राफ, क्या है, ये है मेरे यहां पर I1 का ग्राफ। अब दूसरा है मेरे पास 50 रुपए वाली टॉर्च। 50 रुपए वाली टॉर्च की इंटेंसिटी ज्यादा है, सो क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो वहां से करंट भी क्या होगा, वहां से करंट भी ज्यादा निकलेगा, है ना। अगर मैं यहां पर 50 रुपए वाली टॉर्च देख रहा हूं तो उसमें करंट भी क्या होगा, करंट भी मेरा यहां से ज्यादा निकलेगा। सो बेसिकली उसका करंट भी ज्यादा निकलेगा। बट 50 रुपए वाली टॉर्च से क्या 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्या, नहीं नहीं नहीं, एक लिमिट तक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर ये ग्राफ मेरा यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा। उसी प्रकार 250 वाली टॉर्च से करंट ज्यादा निकलेगा, बट 250 वाली टॉर्च से भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से थोड़ी देर में थोड़े इलेक्ट्रॉन्स निकल के करंट मेरा कांस्टेंट कर देंगे। आई होप आपको राइट साइड वाला ग्राफ समझा, आप लोगों को यहां पर राइट साइड वाला ग्राफ समझा, ठीक है। इसी करंट को कहते हैं सैचुरेशन करंट। क्या कहते हैं, इसी करंट को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का मतलब क्या होता है कि एक टॉर्च के वजह से, है ना, एक टॉर्च के वजह से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने थे, ओके, एक टॉर्च के वजह से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने थे वो सारे निकल गए, ओके, सारे निकल गए। तो करंट क्या हो गया, करंट यहां पर हो गया सैचुरेट। तो ये है सैचुरेशन करंट मेरे बल्ब का, यहां से तो यहां तक लाइन ज्वाइन करूं वो होगा सैचुरेशन करंट मेरी 50 रुपए वाली टॉर्च का, यहां से लेके यहां ज्वाइन करूं सो वो हो जाएगा सैचुरेशन करंट मेरी 250 रुपए वाली टॉर्च का। तो ये हो जाता है हमारे राइट हैंड साइड का ग्राफ। लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट वो आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन से ही मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक टिप दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, एक टिप बोलो, एक ट्रिक बोलो, एक तरीका बोलो, एक शॉर्टकट बोलो, जो नाम आपको देना है बोलो, वो मैं आपको दे देता हूं। फ्रीक्वेंसी सेम, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम।
ओके, इसको लिख लो। इसके वजह से ना ये चैप्टर समझता ही नहीं है, काफी लोगों को पता ही नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी सेम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा। ये नोट डाउन कर लो, इसका एक्सप्लेनेशन इतना जबरदस्त होगा, इतना जबरदस्त होगा कि मजा ही आ जाएगा। ओके, सो फ्रीक्वेंसी सेम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा। इस एक्सपेरिमेंट में हमने फ्रीक्वेंसी क्या रखी है? कम ऑन, इस एक्सपेरिमेंट में हमने फ्रीक्वेंसी यहां पर फिक्स रखी है, यानी तीनों टॉर्च की, अगर मैं कहूं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो तीनों टॉर्च की फ्रीक्वेंसी क्या है? तीनों टॉर्च का फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ट्ज के बराबर ही है। जिन लोगों को फ्रीक्वेंसी भी नहीं समझ रहा है, थोड़ा सा वेट करो, आइंस्टाइन को पैदा होने दो प्लीज, तभी ही सारी चीजें समझेंगी, तभी ही एक सही तरीका होगा चैप्टर को पढ़ने का। मैं बताते जाऊंगा ना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो आइंस्टाइन को पैदा होने देते हैं। सो फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। सो क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी है, सो तीनों ग्राफ मेरे एक ही पॉइंट पे एंड होंगे। क्या होंगे? तीनों के तीनों ग्राफ यहां पर मेरे एक ही पॉइंट पे एंड होंगे। ओके, अब सबसे पहली पहली बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? बरोबर, नेगेटिव वोल्टेज का मतलब क्या है? तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। रात का समय है, रात का टाइम है, मुझे सोना है, मुझे नहीं जागना है, मुझे लाइट चाहिए ही नहीं, तो बोलो यहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव रखूंगा कि नेगेटिव रखूंगा? कम ऑन, पोटेंशियल पॉजिटिव रखूंगा कि नेगेटिव रखूंगा? तो यहां पर मैं मेरी प्लेट का पोटेंशियल नीचे से रियोस्टेट और वोल्टेज और कीज को चेंज करके पोटेंशियल यहां पर नेगेटिव कर दूंगा। क्या कर दूंगा? पोटेंशियल यहां पर मैं नेगेटिव कर दूंगा। पोटेंशियल नेगेटिव कर दिया, क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, है ना? यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, उधर नेगेटिव पोटेंशियल है। ओके, यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? यहां से इलेक्ट्रॉन्स मेरे निकल गए और यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल है। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होने की जगह क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होने की जगह यहां पर रिपेल होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होने की जगह यहां पर रिपेल होंगे। सो आइडियली स्पीकिंग सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाने चाहिए, है ना? बट कुछ बेशरम ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो रिपेल होने के बाद भी, जिनका मुंह पे बेइज्जती कर रहे हैं हम, उसके बाद भी हमारे साथ चलते हैं। कभी कभी आपने कॉलेज में देखा होगा, हमको चाहिए होता है कि ये बंदा हमारे साथ नहीं चले, है ना? लड़कियों के ग्रुप में खास करके पॉलिटिक्स ऐसे होती है, लड़कों में इतना ज्यादा नहीं होता है, हम लोग मैनेज कर देते हैं, तो हम लोग ना उसकी बेइज्जती करते हैं। हम लोग उसको इनडायरेक्टली बोलते हैं कि हम तीन ही हैं, गाड़ियां तो पर एक ही गाड़ी है, तो हम तीन चले जाएंगे, फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से आ जाता है। सो नेगेटिव पोटेंशियल लगाने के बाद आइडियली स्पीकिंग करंट होना ही नहीं चाहिए, है ना? नेगेटिव पोटेंशियल में आगे आइडियली स्पीकिंग करंट होना ही नहीं चाहिए, बट करंट फिर भी देखो यहां से यहां तक एग्जिस्ट करता है। उसका रीजन थोड़ी देर बाद समझेगा, बट अभी हमें क्या समझना है? फ्रीक्वेंसी सेम, इसका मतलब यहां पर क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा सेम होता है। क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा सेम होता है। ये बंदे लोग क्यों बनाए हैं, ये थोड़ी देर बाद हम समझते हैं। आते हैं फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के तरफ। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारी कहती है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट। वो तो अभी हमने देखा, है ना? I1 अगर बल्ब है, 10 रुपए का बल्ब है, 10 रुपए का बल्ब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, है ना? 10 रुपए का बल्ब है, 10 रुपए का बल्ब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा? 10 ही इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएगा। तो उसका करंट कितने इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। 50 रुपए वाला बल्ब है, क्या होगा? 50 रुपए वाला बल्ब 50 इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएगा। सो उसका जो करंट होगा किसके वजह से होगा? 50 इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, तो ज्यादा ऊपर लेवल पे बनेगा। सो बेसिकली वही ये लोग कह रहे हैं यहां पर कि इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो सैचुरेशन करंट भी क्या होगा? सैचुरेशन करंट भी देखो I2S यहां पर ज्यादा बनेगा एंड I2S यहां पर हमारा I1S यहां पर कम बनेगा। ओके, सो ये तो अभी अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी ज्यादा महंगी टॉर्च, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से वो ले पाएगा। फाइनली आते हैं सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन पे। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन के लिए थोड़ा सा फिजिक्स से हमें और दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि आइंस्टाइन अब तक पैदा नहीं हुआ है। पैदा होने दो उसको यार, उसको पैदा होने दो, फिर असली मजा आएगा। चलिए, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन। सो तुम आए हो एक डीजे में, है ना? तुम एक रिलेटिव के डीजे में आए हो, तुम्हारे दूर के रिलेटिव की शादी है, ओके, उसके डीजे में आए हो।
तुमको ये भी नहीं पता है कि तुम लड़के वालों की तरफ से हो या लड़की वालों की तरफ से हो, फिर भी तुम उस डीजे में आए हो, ठीक है। सो अब डीजे में आने के बाद क्या तुम सीधा स्टेज पे चढ़ के नाचना शुरू हो जाओगे क्या? कम ऑन डीजे पे आने के बाद क्या तुम सीधा स्टेज पे चढ़ के डांस करना शुरू हो जाओगे क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, सीधा तो तुम नाचना नहीं शुरू हो जाओगे। पहले पहले क्या करोगे, पहले पहले तुम देखोगे, है ना। पहले पहले क्या करोगे, पहले पहले तुम देखोगे कि तुम ऐसे साइड में रुके हो और दूसरों को एंजॉय कर रहे हो, है ना। दूसरे लोग नाच रहे हैं, तुम ऐसे साइड में रुके हो, बोले नहीं नहीं अरे आप नाचो, अरे मैं नहीं नाचता, आप नाचो नाचो। तो तुम पहली पहली बात तो देखोगे तुम लोगों को कि तुम लोगों को नहीं, तुमको कितने लोग बुलाने आ रहे हैं, राइट, है ना। क्योंकि दूर की शादी है, तुम्हारी नजदीक वाली शादी नहीं है। तुम क्या करोगे, रुक के देखोगे तुमको कितने लोग बुलाने आ रहे हैं। तुमको कोई बुलाने ही नहीं आ रहा है तुमको कोई पहचानता ही नहीं है, तो तुम नाचने जाओगे ही नहीं। किसके साथ नाचोगे, अकेले में थोड़ी नाचोगे, कोई तो एक जना ऐसा लगेगा, थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर अगर आपका है तो पहले पहले तो तुम देखोगे कि मुझे कितने लोग बुलाने आ रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। क्या मैटर करती है? फ्रीक्वेंसी मैटर करती। एग्जाम्पल तौर पे तुमको 5 लोग बुलाने आ रहे हैं, ओ हो, कितने लोग तुमको बुलाने आ रहे हैं कि चलो चलो भैया नाचो हमारे साथ। तुमको 5 लोग बुलाने आ रहे हैं, पर वो 5 लोग इतने इतने बच्चे हैं जो तुम्हारे घुटनों तक आते हैं टोटल ओके। सो एक बार हुआ था, मैं डीजे पे गया था तो एक पांव के नीचे बच्चा आ गया था मेरे क्योंकि मेरी हाइट 6.1 और 2 के बीच में है, तो मुझे दिखाई नहीं। ओके, सो दब गया बेचारा अल्लाह कौन से गाने पे वो स्टेप का दिखाई नहीं, पांव रख दिया मैंने उसके ऊपर। सो एक बार मैं चल रहा था, बच्चा फास्ट आ रहा था, तो मेरा ऐसे उसको हाथ लग गया, गुलाटी खा के ऐसा गिर गया था। ओके, क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा था। ओके, सो मैंने सिर्फ उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, सो फाइनल मोमेंटम उसका उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ गया, बिकॉज मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो बेसिकली अगर तुमको छोटे छोटे बच्चे बुलाने आ रहे हैं, तुम बोलोगे बक ठीक है, मैं इतना बड़ा हूं, मेरे को बच्चे बच्चे बुलाने आ रहे हैं। और उसी जगह पे अगर कोई स्त्री तुमको बुलाने आ रही है, ओके, बढ़िया सी स्त्री तुमको बुलाने आ रही है, सो ऑब्वियस सी बात है तुम सोचोगे, राइट। ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है तुम सोचोगे मैं जाऊं। तो पोटेंशियल भी मैटर करता है ना। लड़की बुलाने आ रही है, एक ही बुलाने आई, तुम खुशी खुशी जाओगे। बच्चे लोग आ रहे हैं, पोटेंशियली नहीं है, जिनमें 6 भी आए तो फ्रीक्वेंसी मैटर ही नहीं करती है, बिकॉज वो बच्चे हैं। सो ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। एंड थर्ड चीज यहां पे ऑब्वियस सी बात है जो मैटर करती है, डिपेंड करता है माहौल कैसा है। ऐसा तो नहीं तुम अकेले ही नाचने जा रहे हो ओके, सब लोग बैठे हैं, खा पी रहे हैं, तुम बैठ के अकेले ऐसे नाच रहे हो। सो थर्ड चीज यहां पर मैटर करती है, मूड कैसा है, माहौल कैसा है, जिसको हम कहते हैं मटेरियल। सो काइनेटिक एनर्जी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल एंड मटेरियल। एमएचटी सीईटी का डायरेक्ट एमसीक्यू है। सो ये थी हमारी यहां पर 6th ऑब्जर्वेशन, ये थी हमारी यहां पर 6th ऑब्जर्वेशन। अब डिस्कस करते हैं यहां पर 7th ऑब्जर्वेशन एंड 8th ऑब्जर्वेशन साइमल्टेनियसली। ओके, 7th और 8th ऑब्जर्वेशन साइमल्टेनियसली यहां पर डिस्कस करते हैं। एंड 7th और 8th ऑब्जर्वेशन साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हैं, देन हम देखते हैं 9th ऑब्जर्वेशन, फिर हम पैदा करते हैं यहां पर जल्दी से जल्दी हमारे प्लैंक और आइंस्टाइन को। फिर आप लोगों का सफर यहां पर, जो आपका क्यूरियोसिटी है, वो आपकी यहां पर एंड होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस करना है? डिस्कस करना है हमें यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। क्या बोला था मैंने, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? सो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है यहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही नहीं, है ना। मैं रात को सो रहा हूं, लाइट बंद करना है, सो यहां पर मैं पोटेंशियल क्या कर देता हूं, पोटेंशियल मेरी प्लेट का कर देता हूं मैं नेगेटिव। पोटेंशियल क्या कर देता हूं, मेरी प्लेट का मैं कर देता हूं यहां पर नेगेटिव। सो नेगेटिव पोटेंशियल अगर यहां पर मैं कर देता हूं, सो बेसिकली क्या होता है, देखो एनर्जी फिजिक्स में कभी भी वेस्ट नहीं होती है, ये चीज पता है क्या? कम ऑन, फिजिक्स में एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होती। आप ऐसा नहीं पढ़ोगे कि एनर्जी वेस्ट हो गई है ना। सो वेस्ट नहीं होती। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ओके, जिसकी एनर्जी है 5 जूल के बराबर, जिसकी एनर्जी क्या है, जिसकी एनर्जी है 5 जूल के बराबर, ठीक है। अब 5 जूल के बराबर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी है यहां पे 2 जूल के बराबर। चलिए,
अब मैंने प्लेट को नेगेटिव कर दिया है, सो आइडियली स्पीकिंग तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे रिपेल होने चाहिए, राइट। आइडियली स्पीकिंग क्या होनी चाहिए, आइडियली स्पीकिंग मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिपेल होने चाहिए, पर रिपेल होने के लिए इनके पास तो एनर्जी है ना, है ना, एनर्जी है। सो बेसिकली इसके पास 2 जूल की एनर्जी है, इसके पास 5 जूल की एनर्जी है, और एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती है। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे फाइट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे फाइट करते हैं। इस वजह से हम लोगों को नेगेटिव वोल्टेज होने के बाद भी करंट मिलता है, बिकॉज माई इलेक्ट्रॉन पोजेस सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी कैन नॉट बी वेस्टेड। ओके, ये भी आपको थोड़ी देर में समझेगा। आइए इसको अब एक बेस्ट एग्जांपल से यहां पर समझाता हूं। आप लोगों को पता होगा एमएचटी सीईटी में हमारे क्वेश्चन बैंक से हर साल एक एक शिफ्ट में मिनिमम 5-5 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस 12-15 आ चुके हैं एक ही पेपर में। ओके, सो कई बार स्टूडेंट्स का होता है, परसों का ही इंस्टा क्यूएनए था, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो, कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी चीजें ओरिजिनल होती हैं और यूनिक होती हैं, उनका कॉपी होना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो एक फिक्शनल सिचुएशन कंसीडर करते हैं जहां पर मेरे पास एक रूम है क्या कंसीडर करते हैं, एक फिक्शनल सिचुएशन कंसीडर करते हैं जहां पर मेरे पास एक रूम है, और उस रूम के अंदर मैंने रखा है एमएचटी सीईटी का ओरिजिनल पेपर। ओके सो ये रूम के अंदर क्या रखा है, ये रूम के अंदर मैंने यहां पर रख दिया है मेरे एमएचटी सीईटी का, यहां पर मैंने ओरिजिनल पेपर, ओके, ओरिजिनल पेपर यहां पर मैंने रखा है मेरे एमएचटी सीईटी का। पर बाहर क्या कर दिया है, बाहर मैंने अप्लाई कर दिया है यहां पर करंट। आय हाय हाय ओके, सो रूम के बाहर क्या कर दिया है, रूम के बाहर मैंने यहां पर ताला लगा दिया है, एक जेल बना दी है यहां पर, ओरिजिनल पेपर पड़ा है यहां पर, और बाहर क्या कर दिया है, बाहर मैंने लगा दिया है करंट, और मैंने लगा दिया है करंट थ्रू नेगेटिव वोल्टेज। क्या लगा दिया है, करंट लगा दिया है मैंने थ्रू यहां पर नेगेटिव वोल्टेज। ओके, सो पहले पहले फर्स्ट डे पे कुछ लोगों को पता चलता है ना, कि आरजी सर ने एक रूम है, उस रूम के अंदर एमएचटी सीईटी का ओरिजिनल पेपर रखा है। सो ये बंदे लोग वहां पर थे, अज्यूम करते हैं ये 50 लोग हैं, क्या अज्यूम करते हैं, ये 50 लोग हैं, फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 के बराबर है। सो 50 के 50 लोग पहले मोटिवेट हो गए कि ये एमएचटी सीईटी का पेपर हमें मिल रहा है, पर फिर इनको पता चलता है कि सर ने दरवाजे के बाहर करंट लगा दिया है, नेगेटिव वोल्टेज पूरा का पूरा अप्लाई कर दिया है। 50 में से ऑब्वियस ही बात है 30 लोग बोलेंगे जान पहले, है ना, 30 लोग बोलेंगे नहीं भाई जीने की इच्छा है, जाने दो, हम मेहनत कर लेंगे। 10 लोग सोच रहे रहेंगे कि क्या कैसे करंट को हम डिफ्यूज करें और ऐसा कर सके, पर मुझे बता दो 5 लोग तो ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे करंट खाने के लिए तैयार हूं मैं, है ना, सीधा बोलेंगे करंट खाने के लिए हम तैयार हैं, हमें किसी तरीके से पेपर चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी अगर 50 थी तो दमदार लोग कितने थे, सो दमदार लोग यहां पर हमारे 5 लोग दमदार निकले। दमदार लोग कितने निकले यहां पर, 5 लोग मेरे यहां पर दमदार निकले। अगले दिन उसी कॉलेज या उसी क्लास के बाहर करीबन करीबन मैं समझता हूं 200 लोग थे। सो फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी यहां पर है 200 के बराबर। 200 लोगों को पता चला कि अंदर एमएचटी सीईटी का ओरिजिनल पेपर पड़ा है, ओरिजिनल एकदम वही आने वाला है। ओके, और उनको पता चला कि बाहर यहां पर क्या है, बाहर यहां पर वोल्टेज लगा हुआ है। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, 50 लोग थे, राइट, है ना, तो 50 लोगों को डराना इजी होता है। मैं यहां पर क्या कर देता हूं, मैं यहां पर -1 वोल्ट लगा देता हूं। क्या कर देता हूं, यहां पर -1 वोल्ट लगा देता हूं। पर 200 लोग हैं तो फ्रीक्वेंसी बड़ी है, तो लोग भी ज्यादा दमदार हो गए होंगे, एग्री करते हो क्या, है ना, फ्रीक्वेंसी बड़ा है, लोग ज्यादा हैं, सो दमदार लोग भी यहां पर ज्यादा हुए होंगे। सो इनको डराने के लिए मुझे वोल्टेज भी कितना करना पड़ेगा, मुझे वोल्टेज भी यहां पर क्या कर देना पड़ेगा, मुझे यहां पर वोल्टेज भी -2 वोल्ट कर देना पड़ेगा। कितना वोल्टेज कर देना पड़ेगा, -2 वोल्ट वोल्टेज कर देना पड़ेगा। अब अगेन क्या होगा, कुछ लोग डरेंगे, कुछ लोग सोचेंगे, ऐसे करते करते यहां पर मुझे क्या होगा, ऐसे करते करते मुझे यहां पर 200 में से मैं अज्यूम करता हूं मुझे 20-25 लोग दमदार मिल गए। कितने लोग मुझे यहां पर दमदार मिल गए, 20-25 तो यहां पर दमदार मिल गए जो करंट खाने के लिए तैयार हैं। ओके, जो बोल रहे हैं क्या हुआ मर गए तो है ना तो चलेगा क्या है ना, मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, राइट। तो ऐसे तरीके के कुछ लोग मुझे यहां पर मिले।
सो बेसिकली अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा ना, सो ग्राफ देखो कैसा आता है। अभी ग्राफ आपको समझेगा, जो इतने समय से आपको नहीं समझ रहा था वो ग्राफ आपको आज समझेगा। सो मैंने वोल्टेज लगाया है यहां पर -1 वोल्ट, ठीक है। इंटेंसिटी क्या रखा है, इंटेंसिटी मैंने यहां पर फिक्स रखा है। सो इंटेंसिटी फिक्स रखा है तो बोलो सैचुरेशन करंट क्या होगा, कम ऑन। सो हमने अभी अभी पढ़ा था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट। इंटेंसिटी मैंने यहां पर फिक्स रखा है तो मेरा सैचुरेशन करंट यहां पर क्या होगा, सैचुरेशन करंट मेरा यहां पर फिक्स होगा। सो यही है मेरा इंटेंसिटी यहां पर आए। फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है यहां पर मेरा 50 हर्ट्ज। तो बोलो 50 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं जो नेगेटिव वोल्टेज होने के बाद भी उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, राइट। क्या है, नेगेटिव होने के बाद भी उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। पर क्या होते जाएगा बोलो, दमदार कितने हैं, कम ऑन। सो दमदार 50 के 50 है क्या, नहीं। दमदार कितने बच रहे हैं, दमदार हमारे पास यहां पर 5 ही बच रहे हैं। तो बेसिकली ग्राफ यहां पर कैसा होता है, मैंने दिया वोल्टेज -0.1 वोल्ट, क्या होगा 40 इलेक्ट्रॉन पास करके आ जाएंगे। मैंने वोल्टेज दिया -0.2 वोल्ट, लड़कियां भी बोलेगी -0.2 वोल्ट में क्या है, हम भी शॉक खाएंगी, 30 लड़कियां यहां से कंट्रीब्यूट कर देंगी। बट जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाते जाऊंगा दमदार लोग मेरे कम 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 होते जाएंगे और फाइनली -0.1 वोल्ट पे कोई भी अंदर आने के लिए एग्री नहीं होगा। ग्राफ समझ रहा है क्या, कि जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ते जाएगा लोग करंट खाने के लिए डरेंगे। लोग क्या होगा, लोग करंट खाने के लिए यहां पर डरेंगे, ओके। सो ये होता है एक्चुअली आपका ग्राफ। उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी 200 है, मैंने दूसरा टॉर्च लिया, क्या किया, मैंने दूसरा टॉर्च लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 200 है। अरे 200 फ्रीक्वेंसी है तो उसमें 200 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कम ऑन। अलग कलर से बनाता हूं, 200 फ्रीक्वेंसी है तो उसमें क्या है, उसमें यहां पर 200 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 200 इलेक्ट्रॉन्स है तो बेसिकली उसमें दमदार इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत होंगे। तो उनको रुकाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे वोल्टेज और नेगेटिव करते जाना पड़ेगा। तो हो सकता है -2 वोल्ट पे वो सब जाके रुके, ओके। बिकॉज जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा उनके अंदर में एनर्जी, उतना वो नेगेटिव को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी कैन नॉट बी वेस्टेड। उसी प्रकार से यहां पर 500 लोग हैं तो 500 लोग मैं कैसे रुका सकता हूं, मैं सीधा लगा दूंगा -5 वोल्ट। क्या कर दूंगा, मैं सीधा लगा दूंगा यहां पर -5 वोल्ट। तो क्या होगा, कुछ लोग बोलेंगे चलो चलो कोशिश करते हैं, कुछ लोग -1 वोल्ट का झटका सह लेंगे, कुछ लोग -2 वोल्ट का झटका भी सह लेंगे, उनके वजह से करंट आएगा। कुछ लोग आगे तक भी आएंगे बट खतरों के खिलाड़ी यहां पर बहुत कम लोग होंगे। सो -5 वोल्ट तो मुश्किल से कोई सह पाएगा। सो आई होप आपको अभी नेचर समझा होगा इस ग्राफ का, कि क्यों ये ग्राफ हमारा ऐसे ऐसे जाकर के यहां पर कम होता है, ओके। नहीं समझा इन केस एक बार वापस देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो अभी जो मैंने आपको कंक्लूजन दिया था, मैंने क्या कहा था, मैंने आपको कहा था फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, है ना। तो अभी अगर मेरे पास 3 क्लास हैं, तीनों क्लास में 100 बच्चे ही हैं, तो बोलो 100 बच्चों में दमदार लोग भी कितने होंगे, 100 क्लास। अगर 3 क्लासेस हैं मेरे पास, तीनों में दमदार बच्चे, तीनों में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, सो दमदार भी वही 5-6 होंगे। तो मेरी फ्रीक्वेंसी भी यहां पर क्या होगी, मेरी फ्रीक्वेंसी भी यहां पर सेम ही होगी, राइट, है ना। मैं -2 वोल्ट यहां पर दूंगा, जो दमदार है 15-20 डर जाएंगे वो लोग, ओके। सो ये है आपका यहां पर बेसिक सा फंडा, क्या है, ये है आपका यहां पर बेसिक सा फंडा। किसी को नहीं समझा, है ना, होता है कभी कभी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। किसी को हो सकता है नहीं समझाओ, नहीं समझा तो मैं बहुत गंदे तरीके से भी इसको समझा सकता हूं, बहुत गंदे तरीके से। सो एग्जांपल तौर पे एक लड़की है, एक रूम में है, फंस गई है, ओके। सो एक लड़की है, रूम में है, फंस गई है, खतरों के खिलाड़ी। रूम में 6 जगहों से चूहे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, 6 जगहों से चूहे आ रहे हैं, बड़े बड़े चूहे, मोटे मोटे चूहे, हर मिनट में 2-2 चूहे रूम में घुसते जा रहे हैं, ओके। फॉरवर्ड कर दो जिनको समझ गया है, मैं बोला बहुत गंदे वे में समझाऊंगा बट याद हमेशा रहेगा। तो लड़की क्या करेगी, तो लड़की देखेगी होल्स कहां कहां पे हैं और फटाफट से होल्स को कवर कर देगी, जहां जहां से चूहा आ रहा है उधर क्या कर देगी, उधर उसको कवर कर देगी, है ना। सो बेसिकली क्या किया उसने, हल्का सा प्रयास किया और सारे चूहे यहां पर रुक गए। अब उसने क्या देखा, अब उसने देखा फ्लाइंग कॉकरोचेस आ रहे हैं। अब फ्लाइंग कॉकरोचेस से सिर्फ होल्स बन के बंद करके कुछ होगा क्या, सो ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं होगा।
तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसा हिट लेना पड़ेगा, खिड़कियां बंद करनी पड़ेगी, प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, नेगेटिव माइनस उनको मारने की कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी, सो करंट यहां पर उसको बढ़ाना पड़ेगा। एंड उसी प्रकार से अगर कोई और जीव भी पाया गया, सो आई होप आप समझ गए। चलिए, सो ये हो जाता है आपका बेसिक सा फंडा। फाइनली देखते हैं नाइन्थ ऑब्जर्वेशन कि अगर मेटल चेंज कर दिया मैंने मेरा फोटो सेंसिटिव सरफेस ही यहां पर चेंज कर दिया, सो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यहां पर सारी चीजें हमारी बदल जाएंगी, हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं, ओके, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो अब थोड़ी देर में देखेंगे और जो हमारा फ्रीक्वेंसी, सब हमारा यहां पर अलग अलग हो जाएगा, बिकॉज हर मेटल के लिए वैल्यूज हमारी यूनिक होती हैं। चलिए, सो ये होगा मेटल ए के लिए कुछ वैल्यू फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ये होगा मेरे मेटल बी के लिए कुछ वैल्यू मेरे फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का। अब यहां तक जो भी हमने देखा, हमने सब देखा था ऑब्जर्वेशन, मैंने एक्सप्लेनेशंस आपको फिजिक्स की नहीं दी थी, ओके, बट अगर आप में पेशेंस रहा है, आप लेक्चर में यहां तक जिंदा हो, सो अब आपका हक बनता है यहां पर एक्सप्लेनेशन सुनने का। तो आइए पहले पहले देखते हैं यहां पर फेलियर क्या था। फेलियर ये था, हमको बहुत सारी चीजें समझी ही नहीं, है ना, मुझे तो समझा ही नहीं कि टाइम लैग कैसे नहीं है। मेरे हिसाब से कोई भी एक्सपेरिमेंट होने में 1-2 मिनट तो लगेगा, 1-2 मिनट तो यार व्यवहार है, 1-2 मिनट तो लगेगा। ये लोग बोलते हैं 10⁻⁹ सेकंड्स में हो जाएगा। दूसरी बात, ये इंटेंसिटी का क्या प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से जितनी ब्राइट मेरी लाइट हो उतना जल्दी एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, बट ये लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी लगती है। सो ये सब चीजों का न मेरे पास एक्सप्लेनेशन था, न साइंटिस्ट के पास एक्सप्लेनेशन था, इस वजह से हम लोग कहते हैं वेव थियरी हमारी यहां पर फेल हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारी वेव थियरी यहां पर फेल हो जाती है। अब प्लैंक क्या कर रहा था उस जमाने में, प्लैंक अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था साइड बाय साइड, ओके, प्लैंक क्वांटम फिजिक्स के बारे में कर रहा था अपने हिसाब से साइड बाय साइड, उसका कुछ इंटेंशन नहीं था यहां पर आने का। सो प्लैंक ने क्या कहा, प्लैंक ने अपने हिसाब से कह दिया कि एनर्जी इज एमिटेड इन पैकेट्स, ओके। सो प्लैंक ने क्या कह दिया, प्लैंक ने अपने हिसाब से कह दिया कि एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। अभी मैं पैकेट वर्ड कहूं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सोच के देखो, कम ऑन। सो मैं पैकेट वर्ड कह रहा हूं, सो पैकेट कह रहा हूं तो मेरे दिमाग में आ रहा है लेज, है ना, कुरकुरे, पिकनिक, मेरे दिमाग में तो पैकेट का मतलब ये आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पार्टिकल दिमाग में आ रहा है। कौन दिमाग में आ रहा है, दिमाग में मेरे आ रहा है पार्टिकल। सो क्या कहा प्लैंक ने, जैसे ह्यूजेन पहला बंदा था जिसने कह दिया लाइट इज अ वेव, है ना, लाइट इज अ वेव पहले पहले ह्यूजेन ने कहा था, नो डाउट वो गलत था, लॉन्जिट्यूडनल वेव उसने गलत कह दिया, बट इनिशिएट तो किया, लोगों का डायरेक्शन तो बदला। तो उसी हिसाब से इसने कह दिया है कि एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। दूसरा इसने कह दिया है हायर द फ्रीक्वेंसी द एनर्जी ऑफ द पैकेट्स इज लार्ज, ओके। तो प्लैंक ने क्या किया, प्लैंक ने दो पोस्टुलेट बोले कि जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना फ्रीक्वेंसी होगा, या जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उतना एनर्जी ज्यादा होगा। अब यहां पर आ जाता है आइंस्टाइन का काम, जिसके जन्म का हम सभी लोग यहां पर इंतजार कर रहे थे। आइंस्टाइन की मेजर लाइफ बीती है दूसरों की जिंदगी में ही। आइंस्टाइन ने हमेशा वही देखा है कि दूसरे की थ्योरी कहां फेल गई, फिर आइंस्टाइन अपना स्टार्ट कर देता था। आइंस्टाइन ने देखा ये बंदा यहां पर अटका है, तो वहां से उसने कंटिन्यू किया। आइंस्टाइन ने मेजॉरिटी एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही किए थे, जबकि न्यूटन ने ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो आइंस्टाइन ने क्या कह दिया, आइंस्टाइन ने कह दिया जो हमारी एनर्जी होती है, ओके, वो चलती है बंडल्स के फॉर्म में। कैसे चलती है, वो चलती है पैकेट्स के फॉर्म में। पैकेट्स वर्ड को उसने कह दिया फोटोन, ओके। पैकेट्स वर्ड को क्या कह दिया, प्लैंक ने कहा था क्वांटा, ओके, बट आइंस्टाइन ने क्या कह दिया, आइंस्टाइन ने कह दिया कि एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ओके। जब यहां पर फोटॉन्स क्या है, फोटॉन्स है हमारा बंडल ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स का मतलब क्या होता है, फोटॉन्स का मतलब होता है बंडल ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल तौर पे अगर मेरे पास 10 रुपए के नोट हैं, तो 10 रुपए के मेरे पास 100 नोट हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बंडल ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली एनर्जी कैसे बहती है, एनर्जी ऐसे वेव के फॉर्म में नहीं बहती है, जैसे हम लोग ऐसा वेव बना रहे थे। एनर्जी बहती है हमारे फोटॉन्स के फॉर्म में। एनर्जी कैसे बहती है, बहती है हमारे फोटॉन्स के फॉर्म में। और फोटोन एक्चुअली क्या है, फोटोन एक्चुअली में है एनर्जी के बंडल। एग्जाम्पल तौर पे मैं कहूं सन, सन क्या है, विजुअलाइज करो, सन बेसिकली क्या है,
सन है एनर्जी का गोला, सिंपल है ना। तो बस आप ऐसे ही कंसीडर करो कि एनर्जी के बॉल्स हैं हमारे पास। क्या कंसीडर करो एनर्जी के बॉल्स हैं। तो ये था आइंस्टाइन का पहला पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट आइंस्टाइन का क्या था, इसने क्या बोला है, हायर द फ्रीक्वेंसी द एनर्जी ऑफ द पैकेट्स इज लार्ज। आइंस्टाइन ने कह दिया कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां पर फ्रीक्वेंसी के बराबर। आइंस्टाइन ने डायरेक्टली क्या कह दिया, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां पर फ्रीक्वेंसी के बराबर। अब लिया कहां से आइंस्टाइन ने ये आइडिया, सो लिया उसने प्लैंक से। तो बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है, जो कांस्टेंट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। सो E इज इक्वल टू हो जाता है यहां पर h टाइम्स ऑफ म्यू के बराबर। और ये है हमारे आइंस्टाइन का पोस्टुलेट। तो अभी जो 9 ऑब्जर्वेशंस हमने पढ़ी हैं वो उसका एक्सप्लेनेशन कौन से बेसिस पे है, उसका एक्सप्लेनेशन है पार्टिकल बेसिस पे। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन है पार्टिकल बेसिस पे। यानी हमको एनर्जी कैसे कंसीडर करनी है, हमको ऐसा नहीं बनाना है कि वेव आ रहा है, गलत। हमको बनाना है फोटोन आ रहा है। क्या आ रहा है यहां पर, फोटोन आ रहा है। और जब हम ऐसी एक्सप्लेनेशन से इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं, हम लोगों को 100% सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं, हम लोगों को 100% सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स यहां पर मिलती हैं। ओके, फर्दरमोर आइंस्टाइन ने क्या कहा, फर्दरमोर आइंस्टाइन ने कहा कि फोटोन हमारे बंडल्स ऑफ एनर्जी हैं। सो फोटॉन्स हमारे यूजुअली होते हैं मासलेस। क्या होते हैं, फोटॉन्स हमारे होते हैं यहां पर मासलेस। मासलेस होते हैं फोटॉन्स। ओके, सो ये था हमारा बेसिक सा फंडा। आइए अभी यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम थोड़ी चीजें और भी यहां पर पढ़ लेते हैं। चलो, फर्दरमोर आइंस्टाइन ने क्या कहा, फर्दरमोर आइंस्टाइन ने कहा कि जो मेरे फोटोन की एनर्जी है, ओके, जो मेरे फोटोन की एनर्जी है कितने हिस्सों में बटेगी। कम ऑन, अभी देखो, अगर मेरे पास यहां पर एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, मुझे एक बात तो बताना, एक सरफेस के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन सेम जगह पे प्रेजेंट होते हैं क्या। कम ऑन, एक सरफेस के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन सेम जगह पे प्रेजेंट होते हैं क्या। आंसर है नहीं। कोई इलेक्ट्रॉन कोने में बैठा होगा, सो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर टॉप पे बैठा होगा, है ना। कोई इलेक्ट्रॉन नीचे बैठा होगा, सो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर ऊपर बैठा होगा। सो मुझे एक बात तो बताना, हर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में एनर्जी अलग लगेगी। एग्री करते हो क्या इस बात की, है ना। हर इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन को यहां पर फ्री करने में एनर्जी हमें अलग लगेगी। सो बेसिकली आइंस्टाइन ने क्या कहा, जो हमारी एनर्जी है फोटोन की, है ना, जो हमारी किसकी एनर्जी है, जो हमारी यहां पर एनर्जी ऑफ फोटोन है, उसके कितने हिस्से होंगे, उसके यहां पर 2 हिस्से होंगे। उसके कितने हिस्से होंगे, उसके यहां पर 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा जो उसको फ्री कराने में लगेगा, है ना, जो पहला हिस्सा होगा जो हमें फ्री कराने में लगेगा। और दूसरा हिस्सा हो जाएगा यहां पर मेरी काइनेटिक एनर्जी का। दूसरा हिस्सा क्या होगा, दूसरा हिस्सा हो जाएगा यहां पर मेरी काइनेटिक एनर्जी का। सो एग्जांपल तौर पे अगर मैं कहूं मेरा ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन, मेरे फोटोन की एनर्जी कितनी है, सो लेट अस अज्यूम मेरे फोटोन की एनर्जी है यहां पर 10 जूल के बराबर। फोटोन की एनर्जी कितनी है, यहां पर है मेरी 10 जूल के बराबर। पहले वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर ही बैठा है, फ्री होने में कितना एनर्जी लगा, फ्री होने में उसको एनर्जी लगा 1 जूल का। बाकी का 9 जूल कहां जाएगा, सो बाकी का 9 जूल चले जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, भागने में कन्वर्ट हो जाएगा। कहां कन्वर्ट हो जाएगा, भागने में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कोने में बैठा है, सो उसको फ्री कराने में 7 जूल एनर्जी लग गया। सो फ्री कराने में 7 जूल एनर्जी लग गया। सो काइनेटिक एनर्जी में कितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ 3 जूल ही जाएगा। सो ये वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव वोल्टेज करो और रुक जाते हैं, है ना, नेगेटिव वोल्टेज किया और इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं। सो उसका रीजन यही है, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी अलग अलग प्रकार से यहाँ पर लग जाती है। चलिए, सो मेरे हिसाब से इतना यहां पर बेसिक सफिशिएंट है। इसके बाद एक और डेफिनेशन होता है वर्क फंक्शन का डेफिनेशन। वर्क फंक्शन का डेफिनेशन होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। कभी भी हम लोग खर्चा क्या करने की कोशिश करते हैं, हम लोग खर्चा कम से कम करने की कोशिश करते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन,
है ना। कभी हवलदार पकड़ता है तो हम क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं ये ले लो, हम बोलते हैं देखो ना साहिब कुछ हो सकता है क्या। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस, है ना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस इज कॉल्ड एज, फ्रॉम इट्स सरफेस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन, है ना। फ्रॉम इट्स सरफेस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन, ठीक है। सो वर्क फंक्शन हमारी हो जाती है यहाँ पर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू फ्री फ्रॉम इट्स सरफेस। अभी मेरे हिसाब से मैं आपको 6 मिनट में सारी ऑब्जर्वेशन यहां से करा दूंगा। कितने मिनट में? 6 मिनट में सारी ऑब्जर्वेशन यहां से करा दूंगा। होता क्या है, स्टूडेंट्स में बहुत घाई होती है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, ये करना है वो करना है। उसमें क्या होता है, मेजॉरिटी चीजें इस चैप्टर की दब जाती हैं। ओके दब गई, फिर वही होता है, इंटेंसिटी के जगह फ्रीक्वेंसी लिखोगे, फ्रीक्वेंसी के जगह इंटेंसिटी लिखोगे, इसके जगह वो लिखोगे, फिर बोलोगे सब इधर उधर हो रहा है, मैस हो रहा है। चलिए अब 9 ऑब्जर्वेशन हम फटाफट से यहां से करते चले जाते। तो पहली ऑब्जर्वेशन थी हमारी कि इंटेंसिटी पे चीजें नहीं डिपेंड करती हैं, रेदर किस पे डिपेंड करती है, रेदर डिपेंड करती है हमारी फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका बेसिक सा फंडा क्या है, इसका बेसिक सा फंडा अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, कम ऑन। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अरे भाई एनर्जी यहां पर फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। तो हम लोगों को फिजिक्स में फील कैसा आता है, हम लोगों को लगता है जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा एनर्जी, ऐसा नहीं है। फोटॉन्स के केस में क्या लॉजिक वैलिड है, फोटॉन के केस में लॉजिक वैलिड है जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा यहां पर एनर्जी। क्या लॉजिक लगता है यहां पर, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा यहां पर एनर्जी। एक बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं, ये टॉर्च में से निकल रहे हैं 10 फोटोन, ठीक है। हर एक का एनर्जी है यहां पर 1 जूल के बराबर। टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी होगा 10 × 1 के बराबर। ये टॉर्च में से निकल रहे हैं 50 फोटोन। सो 50 फोटोन निकल रहे हैं तो क्या होगा, हर एक का एनर्जी 1 जूल ही कंसीडर करते हैं, 50 × 1 क्या हो जाएगा, 50 के बराबर। बोलो ज्यादा एनर्जी किसका हुआ, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा एनर्जी यहां पर उसका हुआ। सो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमको एनर्जी ही लगता है ना, है ना। इलेक्ट्रॉन्स अंदर बैठे हैं, बाहर निकालने के लिए क्या लगता है, हमको एनर्जी ही लगता है। सो बेसिकली बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इस वजह से जो स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है ना, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ये था ऑब्जर्वेशन नंबर 1 का हमारे एक्सप्लेनेशन। उसमें भी ये लोग क्या कहते हैं, उसमें भी ये लोग कहते हैं कि देयर इज अ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो लगती है ऑब्जेक्ट को एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने में, ठीक है। सो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी यहां पर अगर ज्यादा है उससे हमारी लाइट की इंटेंसिटी, तो एक्सपेरिमेंट हो पाएगा, नहीं तो एक्सपेरिमेंट आपका स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये चीज याद रखना, स्टार्ट करना है एक्सपेरिमेंट, सो आपकी फ्रीक्वेंसी मैटर करेगी। क्या मैटर करेगी यहां पर, फ्रीक्वेंसी मैटर करेगी, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या था कि टाइम लैग होगा, वेव गर्म होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। टाइम लैग यहां पर नहीं होता है बिकॉज फोटॉन्स हैं। फोटॉन्स को मास है क्या, कम ऑन। सो फोटॉन्स हमारे मासलेस हैं। तो अगर आपने रिले रेस देखा है तो आप इसको बेस्ट तरीके से समझ सकते हो। सो रिले रेस में क्या होता है, रिले रेस में अगर आपने देखा हो तो ऐसे 2 पार्टिकल्स, ऐसे 2 लोग भागते हैं, राइट। रिले रेस में क्या होता है, एक बंदा यहां पर होता है, दूसरा इसका पार्टनर यहां पर रुका होता है। सो ये ऐसे भागता है, इसको ऐसा लकड़ी देता है, फिर ये यहां से भागना स्टार्ट होता है। देखा है क्या स्पोर्ट्स में कभी, कम ऑन। स्पोर्ट्स में देखा होगा आपने, ये बंदा भाग भाग के इसको कोई चीज हाथ में देता है, फिर ये यहां से भागना स्टार्ट हो जाता है। सो फोटॉन्स का भी वही केस है। फोटॉन्स आपके मासलेस होते हैं, तो फोटॉन्स भागते हैं, एनर्जी को सारा इलेक्ट्रॉन देते हैं, और फोटॉन का अस्तित्व वहीं खत्म हो जाता है। फोटॉन्स उसके बाद एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ओके, सो फर्दरमोर आइंस्टाइन ने कहा कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकता है। क्या कर सकता है, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकता है। सो ये सेम रिले रेस जैसा कॉन्सेप्ट होता है। फोटॉन भागता है, खुद की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है, खत्म हो जाता है। बिकॉज अब जो विनर होगा मैच का, विनर ये रेसर के वजह से डिसाइड होता है, पहले वाले रेसर के वजह से डिसाइड नहीं होता है। ओके, चलिए
आते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर थर्ड पे। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन कहती है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के बराबर। आइए इसको भी हम समझने का यहां पर प्रयास करते हैं। आइंस्टाइन ने क्या कहा? आइंस्टाइन ने कहा अभी जो मैं बोल रहा हूं ना, कम ऑन, अभी अभी जो मैं बोल रहा हूं ना, ये एक्सप्लेनेशन आपको कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। ओके मिलता है बट इतना क्लैरिटी कोई फोकस ही नहीं करता है। ठीक है, तो थोड़ा सोच के देखना। आइंस्टाइन ने रियलिटी में क्या कहा था? आइंस्टाइन ने रियलिटी में कहा था इंटेंसिटी के दो मतलब होते हैं। ओके आइंस्टाइन ने क्या बोला था? आइंस्टाइन ने बोला था इंटेंसिटी के कितने मतलब होते हैं? इंटेंसिटी के दो मतलब होते हैं। अगर मैं कह रहा हूं इंटेंसिटी बढ़ानी है, सो इंटेंसिटी बढ़ानी के दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब क्या होता है? अगर मेरे 10 फोटॉन्स गिर रहे थे, कितने फोटॉन्स गिर रहे थे? मेरे 10 फोटॉन्स गिर रहे थे। 1 जूल का एक था। ओके 1 जूल का एक फोटॉन था, 10 फोटॉन्स गिर रहे थे, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 10 जूल के बराबर। अब मैं क्या करता हूं? 10 फोटॉन ही गिराता हूं। ओके 10 फोटॉन ही गिराता हूं, पर हर फोटॉन की एनर्जी मेरी 2 जूल के बराबर है। हर फोटॉन की एनर्जी कितनी है? हर फोटॉन की एनर्जी मेरी यहां पर 2 जूल के बराबर है। सो बेसिकली 10 इंटू 2 कितना होगा? 10 इंटू 2 हो जाएगा 20 जूल के बराबर। बोलो इसका मतलब वही हो गया ना कि इंटेंसिटी बढ़ गई, है ना? हर फोटॉन की एनर्जी बढ़ गई, सो वो कहीं ना कहीं वही हो जाएगा, लाइट आपको ज्यादा ब्राइट दिखती है। ओके सो इंटेंसिटी बढ़ाने का एक मतलब ये होता है कि आप एनर्जी को डायरेक्टली बढ़ा दो। इंटेंसिटी बढ़ाने का दूसरा मतलब ये भी होता है कि पहले 10 फोटॉन्स गिर रहे थे 1 जूल के, सो टोटल एनर्जी आ रहा था 10 जूल के बराबर। अब 20 फोटॉन गिर रहे हैं 1 जूल के। ओके सो टोटल एनर्जी हो जाएगा 20 जूल के बराबर। सो दोनों केसेस में हमने इंटेंसिटी बढ़ाई ही है। यहां पर भी आपकी आंखों में ऐसे रोशनी तेज हो जाएगी बिकॉज 10 फोटॉन 2 जूल के हैं। ओके सो 2 जूल की वजह से आपकी रोशनी आंखों में बढ़ जाएगी, आप आंख ऐसे करोगे क्योंकि टोटल 20 जूल हो गया, 10 से 20 डबल हो गया। यहां पर भी वही होगा बट यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा? आइंस्टाइन ने कहा अगर आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हो, आइंस्टाइन ने क्या बोला? अगर आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हो तो वहां पर इंटेंसिटी का मतलब जो होगा ये वाला कंसीडर करोगे कि ये वाला कंसीडर करोगे? बोलो कम ऑन। देखें कितने लोगों ने चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है। चैप्टर पढ़ना अलग बात होती है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना अलग बात होती है। खुद से सवाल पूछो। आइंस्टाइन ने बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी का ए वाला मीनिंग वैलिड है कि इंटेंसिटी का बी वाला मीनिंग वैलिड है? कम ऑन 5 सेकंड दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। आइंस्टाइन ने कहा था आपका बी वाला मीनिंग वैलिड है। इंटेंसिटी का मतलब होता है मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। ओके अभी कोई बोलेगा सर ये सब टेक्स्ट बुक में किधर है? मैं एमएचटी सीईटी नीट सब साथ में बेसिक्स बताते जाता हूं। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? कम ऑन। सो इंटेंसिटी का मतलब होता है मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। मोर या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। मतलब हम लोग किससे मस्ती मजाक करते हैं? हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा के इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं या नंबर ऑफ फोटॉन्स घटा के इंटेंसिटी को हम घटा सकते हैं। अब फील होगा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पहले 10 फोटॉन आ रहे थे, 10 इलेक्ट्रॉन निकले, करंट 10 इलेक्ट्रॉन के वजह से था। फिर 20 फोटॉन आए, 20 इलेक्ट्रॉन निकले, करंट 20 इलेक्ट्रॉन की वजह से था। ओके सो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी समझ गया होगा, है ना? 10 फोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन निकले, करंट इधर पहुंचा। 20 फोटॉन आए, 20 इलेक्ट्रॉन निकले, करंट यहां पहुंचा। देखो सब चीजें आपको डायरेक्टली समझ में आती जा रही होंगी, है ना? राइट सो ये तो मुझे नहीं लगता है समझाने का भी जरूरत है। फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कंसीडर किया था? मैंने कंसीडर किया था नंबर ऑफ पीपल। जो एक्सप्लेनेशन दिया आपको वही एक्सप्लेनेशन किसके टर्म्स में समझना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि पार्टिकल है। सो देखो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्लेनेशन तो मैं दे चुका हूं कि -2 वोल्ट करोगे तो दम बचेगा ही नहीं, है ना? एनर्जी ही नहीं बचेगी उतनी, कुछ आ पाएंगे बाकी तो यहां पर आ भी नहीं पाएंगे। सो देखो वही सारी एक्सप्लेनेशंस हमारी हो रही हैं। किसके बेसिस पे हो रही हैं? हो रही हैं पार्टिकल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? पार्टिकल के बेसिस पे। फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, है ना? बिकॉज अगर आपने फ्रीक्वेंसी माइनस में रखी है
ओके और 50 हर्ट्स है तो 50 फोटॉन्स मेरे निकल रहे हैं, 50 में से एक लिमिटेड अमाउंट ही दमदार होंगे। जैसे जैसे वोल्टेज नेगेटिव होते जाएगा मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम कम पहुंचते जाएंगे, बिकॉज उनकी एनर्जी वेनिश होती जाएगी, है ना। अगर इसी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में समझना है वो भी समझ सकते हो। देखो सो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, है ना। चलिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस के अंदर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, जमीन के अंदर। फ्री कराने में कितना एनर्जी लगता है? सो फ्री कराने में एनर्जी लगता है कुछ ना कुछ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। अब फ्री कराने में सबसे कम एनर्जी किसको लगेगा? तो सबसे कम एनर्जी यहां पर सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स को लगेगा। सो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी यहां पर रह जाएगा, है ना। और अंदर वालों के पास क्या होगा? अंदर वालों के पास 10 जूल एनर्जी अगर टोटल था मेरे फोटोन का, 9 जूल तो उनको फ्री कराने में लग गया, तो 1 जूल में वो क्या ही करेंगे। इस वजह से जब हम वोल्टेज को नेगेटिव भी कर देते हैं, ओके, वोल्टेज नेगेटिव भी कर देते हैं, फिर भी यहां पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होता है, वो अंदर घुस जाते हैं प्लेट के अंदर। वो कौन से इलेक्ट्रॉन घुसते हैं? जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं, बिकॉज उनके पास काइनेटिक एनर्जी अच्छे खासे मात्रा में रह जाता है। इसी से एक फॉर्मूला हमारी बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाता है यहां पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। चलिए सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी बराबर है जितना मेरे इलेक्ट्रॉन को यहां पर पुश मिल रहा है। चलिए कैसे आई ये फॉर्मूला? मैंने यहां पर वोल्टेज लगाया है -0.1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो है, पर धीरे 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 यहां पर अट्रैक्ट होगा, है ना। पॉजिटिव लगाया है, पॉजिटिव। मैंने वोल्टेज लगाया है +0.2 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो है, पर धीरे 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 वहां पर जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है पुश, पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब होता है पुश। पुश कम है, सो काइनेटिक एनर्जी भी कम रहेगा। मैंने यहां पर पोटेंशियल लगाया है +0.5, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जुप करके चले जाएगा। सो जुप करके निकलेगा और जुप करके ऐसे पहुंचते जाएंगे। सो काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बिकॉज अल्टीमेटली वही ट्रेवल कर रहा है, टाइम्स जो वोल्टेज मैंने यहां पर अप्लाई किया है। ये भी वही ग्राफ है आपका, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा सो करंट ज्यादा निकलेगा। चलिए ये भी वही है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, कितने आपके यहां पर कैरियर्स हैं, और पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप दे रहे हो, +5 वोल्ट दिया है, जुप करके आ जाएगा। एंड अगेन मटेरियल पे डिपेंड करता है कि फोटो सेंसिटिव सरफेस आपका है या नहीं। एंड ये सारी चीजें तो मैं आपको पार्टिकल के टर्म्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन यहां पर कर ही चुका हूं। इसी तरीके से हमारा जो यहाँ का सारा थ्योरी पार्ट होता है, जो ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड हमारा थ्योरी पार्ट होता है, बदाई होता है समाप्त। ओके यही था। ओके सो अभी आप लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सारांश याद रखना है। क्या याद रखना है आप लोगों को? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सारांश याद करना है। सारांश हमारा क्या है? सारांश हमारा ये है कि रेडिएशन क्या होती है। सो रेडिएशन वेव होती है कि पार्टिकल होता है? रेडिएशन एक पार्टिकल के फॉर्म में एमिट होती है। उसी पार्टिकल को क्या कहते हैं? उसी पार्टिकल को हम लोग कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? उसी पार्टिकल को हम कहते हैं फोटोन। फोटोन क्या होता है? फोटोन होता है बंडल ऑफ एनर्जी। क्या होता है? फोटोन होता है बंडल ऑफ एनर्जी। एक फोटोन की एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? एक फोटोन की एनर्जी की फॉर्मूला होती है E इक्वल्स टू यहां पर H टाइम्स ऑफ यहां पर म्यू के बराबर। ओके सो यहां पर हमारा सारा का सारा फेलियर, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशंस होता है समाप्त। अब एक स्लाइड में मैं क्या कर देता हूं, आपको सारी फॉर्मूलाज यहां पर बना के दे देता हूं। उसके बाद हमारा चैप्टर, छोटा मोटा चैप्टर बचता है, जो बातें करते करते हो जाएगा, और वो इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है। नहीं करा दूंगा, चलो कराना है, तुम लोग बोल रहे हो तो करा दूंगा। चलिए बोलो, टोटल एनर्जी मेरी कितने हिस्सों में डिवाइड होती है फोटोन की? कम ऑन। सो एनर्जी ऑफ फोटोन कितने हिस्सों में डिवाइड होती है? तो एक हिस्सा उसका चले जाता है वर्क फंक्शन में, बरोबर। फ्री कराने में वर्क फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अब क्या करेगा? अब खेलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा। सो दूसरा ऐसा हो जाता है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का। सो बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू हो जाता है हमारा वर्क फंक्शन प्लस यहां पर काइनेटिक एनर्जी के बराबर।
एनर्जी ऑफ द फोटोन खुद क्या है? सो आइंस्टाइन ने कहा था h म्यू के बराबर है। वर्क फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? वर्क फंक्शन का डेफिनेशन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी मिनिमम। सो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? सो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो वर्क फंक्शन हो जाएगा यहां पर h टाइम्स ऑफ म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। सो काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या हो जाती है? हो जाती है h टाइम्स ऑफ म्यू माइनस म्यू नॉट के बराबर। ये हो जाती है आपकी यहां से एक फॉर्मूला। मैं आपको हॉनेस्टली बता दूं, मैं इस चैप्टर की फॉर्मूला कभी भी याद नहीं करता हूं। आप लोग कोई भी मेरा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का MHT CET का लेक्चर देखो, हमेशा मैं ये एक्सप्रेशन लिख के यहां से स्टार्ट करता हूं, बिकॉज सम्स में कुछ भी पूछते हैं, कुछ पता नहीं चलता है यूजुअली। चलिए, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाता है h टाइम्स ऑफ म्यू माइनस इसके बराबर। इसका दूसरा फॉर्म क्या होता है? इसका दूसरा फॉर्म यहां पर हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख लिया। काइनेटिक एनर्जी खुद क्या होता है? सो होता है हाफ mv स्क्वायर के बराबर। सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है h टाइम्स म्यू माइनस म्यू नॉट के यहां पर बराबर। काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्या है? सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज टाइम्स ऑफ पोटेंशियल के बराबर, है ना। सो ये भी फॉर्मूला है। अगर ये आप मैक्सिमम ले रहे हो तो ये हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लेना पड़ता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी डेफिनेशन होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? वो पोटेंशियल जहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो पा रहा है। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल, रुकाने वाला पोटेंशियल, जहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन हमारा पास नहीं हो पा रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी यहां पर होता है EV0 के बराबर। सो यही चीज वहां पर पुट करूं, सो हो जाएगा EV0 इज इक्वल टू h टाइम्स ऑफ म्यू माइनस यहां से म्यू नॉट के बराबर। सो ये भी आपका सेकंड फॉर्मूला हो जाता है। सो मैं वापस से कह रहा हूं, ये फॉर्मूलास याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, हॉनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद कभी नहीं करता हूं। जैसा सम में दिया है वैसा हम लोग डिराइव करके दिखाएंगे। ओके, सो इनको याद करने का एज सच कोई भी जरूरत यहां पर नहीं होता है। ठीक है, सो इसी प्रकार से हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर होता है यहां पर समाप्त। काफी लोगों को ये कंफ्यूजिंग हो सकता है लगा हो, बिकॉज ऐसे तरीके से कोई नहीं पढ़ता है। ओके, सब लोग डायरेक्ट नो ऑब्जर्वेशन नो एक्सप्लेनेशन अलग अलग से नहीं पढ़ के एक ही बार में पढ़ते हैं, बट उससे कंफ्यूजन बढ़ता है। ठीक है, सो नो ऑब्जर्वेशंस हमने पढ़ी ऑब्जर्वेशन के तरीके से, एक वेव कंसीडर करके। नो ऑब्जर्वेशन आइंस्टाइन पोस्टुलेट से फिर हमने पढ़ी पार्टिकल तरीके से। यहां पर होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर समाप्त। अब स्टार्ट करते हैं हम यहां पर सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सो ये टेबल वही है जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा था, वेव एंड पार्टिकल वाला, वेव थियरी एंड फोटोन थियरी। सो आप फ्री टाइम में पढ़ सकते हो। ठीक है, बट आपने जो 9 ऑब्जर्वेशंस पढ़ी उन पे ही मेजर फोकस करना। चलिए, फाइनली डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। सो कॉम्पटन इफेक्ट, अब क्या गेम चल रहा है पहले वो समझने का प्रयास करो। अब साइंटिस्ट लोगों को उस फेज में झटका लग चुका है, ओके, कि कोई भी चीज वेव भी हो सकती है तो कोई भी चीज पार्टिकल भी हो सकती है। मतलब अभी तक तो रेडिएशन के बारे में उन्होंने देखा है कि लाइट आपकी वेव भी है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ा, तो लाइट आपकी पार्टिकल भी हो सकती है। तो अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं जानने की कि और वास्तव में कौन कौन सी चीजें हैं जो ड्यूअल नेचर शो कर सकती है। ओके, तो हमारी एक्सरेस के बारे में अब यहां पर रिसर्च होती है। तो कॉम्पटन नामक साइंटिस्ट एक्सरेस के बारे में अब देखता है कि एक्सरेज, हम लोगों को पता है अगर मैं एक्सरे बनाऊंगा तो मैं ऐसा ही बनाऊंगा, राइट, बट क्या एक्सरे पार्टिकल नेचर शो कर सकती है क्या? ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा ही होता है जैसे अब मेरे पास एक बॉल है, तो अगर एक बॉल को मैं पत्थरों पे फेंकूं, इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम बोलते होंगे, 7 फुट या ऐसा कुछ बोलते हैं। सो बेसिकली यहां पर पत्थरों में फेंकूं तो क्या होगा, बॉल मेरा पत्थरों को हिट करके किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, सो ये बेसिक सा फंडा हमारा होता है, बेसिक सा। अब यही चीज करके देखी हमारे कॉम्पटन ने एक्सरेज के साथ। ओके, सो उसने क्या किया, उसने एक्सरेज ली, उसने ग्राफाइट के शीट पे फेंकी। सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर स्कैटरिंग होगी। सो अभी बॉल अपना अगर 30 रुपीज का बॉल था, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का बॉल था, तो आफ्टर हिट करने के बाद वो वही बॉल रहेगा, राइट, है ना, उसमें चेंजेस नहीं आएंगी। तो उसी प्रकार से अगर एक्सरे की वेवलेंथ मेरी लैम्डा थी,
तो मेरी दोनों वेव्स जो स्कैटर हुई है उनकी वेवलेंथ भी लैम्डा होनी चाहिए, है ना, बिकॉज वेव आपको पता है वेव कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो दो पार्ट्स में स्प्लिट हुई, उसमें कोई वो गलत बात नहीं है, बिकॉज एनर्जी है, डिस्टर्बेंस है, इधर उधर फैल सकता है, पर दोनों का वेवलेंथ यहां पर लैम्डा होना चाहिए। बट कॉम्पटन ने क्या देखा, जो स्कैटर्ड वेव है उसका वेवलेंथ उल्टा ज्यादा है। ओके, उसका वेवलेंथ क्या है, उसका वेवलेंथ उल्टा ज्यादा है। ओके, सो मेरी लैम्डा वेवलेंथ की रे हमने हिट की ग्राफाइट की शीट को, मैंने यहां पर गलती से ग्राफाइट इफेक्ट लिख लिया है, सो ग्राफाइट की शीट को हिट की। सो उसके बाद वेवलेंथ मेरा नॉर्मल होना चाहिए, राइट, बट एक वेव का वेवलेंथ हम लोग देखते हैं स्कैटरिंग के बाद हमारा वेवलेंथ उल्टा ज्यादा है, लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा के बराबर। अब अगेन वेव नेचर से इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं दे सकते हैं, राइट, बिकॉज वेव नेचर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वेवलेंथ बढ़ जाएगा। सो अगेन हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं एज अ फोटोन। क्या कंसीडर करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं एज अ फोटोन। सो कंसीडर करते हैं फोटोन। सो फोटोन की एनर्जी होती है h टाइम्स ऑफ म्यू के बराबर। सो फोटोन अगर किसी चीज को हिट करता है, सो फोटोन क्या है, फोटोन है बंडल ऑफ एनर्जी, तो किसी चीज को अगर हिट करता है तो वास्तव में क्या होता है, वास्तव में फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। अगर मेरे पास एक फोटोन है 10 जूल का, तो 10 जूल का फोटोन अगर हिट करता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी हिट करने के बाद, बिकॉज फोटोन वही है एनर्जी प्रोवाइडर, बंडल ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली इज इक्वल क्या होता है h टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर। आप लोगों ने सुना होगा 10वीं कक्षा में v इज इक्वल होता है n लैम्डा। v है वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट, फोटोन ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं हम म्यू से, और वेवलेंथ होगा यहाँ पर लैम्डा के बराबर। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर c डिवाइडेड बाय लैम्डा के बराबर। सो इसी फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूँ hc बाय लैम्डा के बराबर। बोलो फ्रीक्वेंसी अगर घटेगी, एनर्जी अगर घटेगी, जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन है कि फोटोन अगर किसी भी शीट को हिट करेगा तो उसकी एनर्जी घटेगी। सो एनर्जी घटेगी तो वेवलेंथ क्या होना चाहिए, सो वेवलेंथ यहाँ पे बढ़ना चाहिए। क्या कॉम्पटन ने कुछ ऐसा ही ऑब्जर्व किया था क्या, हाँ 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 हाँ, कॉम्पटन ने तो यही ऑब्जर्व किया था कि जो स्कैटर्ड लाइट है, जो स्कैटर्ड एक्सरे है, उसका वेवलेंथ उसको ज्यादा मिल रहा था। तो वो तो एक ही एक्सप्लेनेशन जो हमारी फोटोन फॉर्मूला है उसी से हमको ऐसा मिल सकता है कि इज इक्वल टू h टाइम्स ऑफ म्यू, फॉर्मूला में डाल देंगे वेवलेंथ hc बाय लैम्डा, एनर्जी कम होगी बिकॉज कोलिजन हुआ है, सो कोलिजन में एनर्जी कम होती है, सो कोलिजन में एनर्जी कम होगी, सो वेवलेंथ बढ़ेगा, एंड वेवलेंथ हमको बढ़ी हुई मिलती भी है। सो इसका मतलब कॉम्पटन ने प्रूव किया कि एक्सरेस पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं। ओके, सो एक्सरेस क्या शो करती हैं, एक्सरेस हमारी पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं। That was all about the Compton effect। ये उसका फॉर्मूला है, वेवलेंथ का डिफरेंस इज इक्वल टू कुछ ऐसा, ये स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया यही सब यहां पर आपका सफिशिएंट है। सो जैसे एक पार्टिकल हमारा मोमेंटम ट्रांसफर करता है, कोलिजन होता है अगर एक पार्टिकल में, सो कोलिजन के बाद क्या होता है, कोलिजन के बाद हम लोग कहते हैं मोमेंटम ट्रांसफर होता है, कोलिजन के बाद हम लोग कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर होती है। सो उसी तरीके से जो फोटोन का कोलिजन होता है उसमें भी मोमेंटम ट्रांसफर होता है, उसमें भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। फर्क ये है कोलिजन के बाद मेरा बॉल खत्म नहीं होता है रियल दुनिया में, बट फोटोन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है बिकॉज वो अब खुद दो हिस्सों में यहां पर बट चुका है, खुद क्या हो चुका है, यहां पर दो हिस्सों में यहां पर खुद वो बट चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसेल। फोटोसेल के आप लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे होंगे ऑलरेडी, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या है कैसा है। कई जगह हम वॉशरूम्स में जाते हैं, अगर हाईवे पे आप कहीं पे रुके हो, पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे रुके हो, फूड कोर्ट जा रहे हो, किसी मॉल में जा रहे हो, कहीं एयरपोर्ट पे जा रहे हो, तो ऐसे सेंसर्स होते हैं। ओके, सेंसर उधर लगा होता है, अगर मैं सेंसर के सामने जाके ऐसे रुकता हूं ना तो कभी कभी खुद से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, खुद से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है खुद से पानी आना बंद हो जाता है, या कभी कभी क्या होता है जैसे ही हम सेंसर को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं नॉर्मल रहता है,
वॉशरूम से जैसे निकलते हैं खुद ही फ्लश होना स्टार्ट हो जाता है। सो अलग अलग प्रकार के सेंसर्स आपने बहुत जगहों पे देखे होंगे। उसी प्रकार से मॉल्स में कभी कभी हम जाते हैं, सो हम देखते हैं कि यहाँ पर दरवाजा बंद है, जैसे ही मैं आगे आता हूं दरवाजा खुद ही खुल जाता है। उसी प्रकार से मॉल में हम जाते हैं तो हम देखते हैं सीढ़ियां चढ़ने वाली जो खुद ही आगे चलती जाती हैं वो बंद है, जैसे ही मैं एक कदम आगे रखता हूं सीढ़ियां खुद ब खुद ऐसा चलना स्टार्ट हो जाती है। सारे के सारे ये एप्लीकेशंस हैं हमारे फोटो सेल के, सारे के सारे क्या है हमारे एप्लीकेशंस हैं फोटो सेल के। बचपन में भी अगर आपने धूम मूवी देखी हो तो हम लोग वही देखते हैं कि ये तलवार यहाँ पर चोरी करने आए हैं म्यूजियम से, ठीक है। सो ये उसको चश्मा देता है कि ये चश्मा पहन, ऐश्वर्या राय को ऋतिक रोशन चश्मा देता है, चश्मा पहन। सो वो चश्मा बेसिकली पोलरॉइड का एप्लीकेशन हो जाता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है कुछ वेव, तो चश्मे के थ्रू क्या होता है, चश्मे के थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशंस उसको नजर आती हैं। तो ऋतिक रोशन वही बोलता है कि आप कुछ भी करोगे, ओके ये इंफ्रारेड बीम नजर आ रही है, सो अगर आप कुछ भी करोगे, लाइट को अगर आपने एक बार भी उंगली डाली, ओके सो यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ हो जाएगा, जिसके वजह से सायरन्स बजना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी आपका फोटो सेल का ही एप्लीकेशन है। सो फोटो सेल के वॉशरूम्स में, मॉल्स में, म्यूजियम्स में, हर जगह पे आप एप्लीकेशंस देखते हो। कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सा ही यहाँ पर फंडा है, ओके। वही है, एक आपका ट्यूब है जिसके अंदर आपका एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है जिसके ऊपर लाइट रेडिएशन कैसे भी तरीके से गिर रही है, ठीक है। लाइट रेडिएशन समझो यहाँ पर म्यूजियम में हर जगह से लाइट इसके ऊपर यहां से ऐसे गिर रही है। क्या हुआ, ऋतिक रोशन आके खड़ा हो गया, खड़ा हो गया ऋतिक रोशन, क्या हो गया, लाइट जो गिर रही थी इसके ऊपर अब नहीं गिर रही है। अगर लाइट यहाँ पे नहीं गिर रही है अब, है ना, लाइट यहां से आ रही थी, डायरेक्ट गिर रही थी इधर, मैंने क्या किया, मैं ऐसा आके खड़ा हो गया। सो बिकॉज यहां पर आके मैं खड़ा हो चुका हूं, सो मैंने क्या कर दिया, यहां पर मैंने कट ऑफ कर दिया। अब लाइट नहीं गिरेगी, सो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे नहीं, एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे नहीं, एनोड पे नहीं पहुंचेंगे तो यहां पर करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो यहां से कट ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा कि किसी ना किसी ने तो लाइट वेव्स को यहां पर ऑब्स्ट्रक्ट किया है, यानी कोई ना कोई तो इस म्यूजियम में प्रेजेंट है, ओके। बेसिक सा फंडा। उसी प्रकार से मॉल्स में यही प्रिंसिपल पॉजिटिवली यूज होता है कि लाइट है, सेंसर से कनेक्टेड है, वहां पर मेरी जो होती है, जो अपना स्टेयर्स होते हैं खुद ब खुद चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स, वो रुके हुए हैं। मैं गया आगे, मैंने लाइट वेव को वहां पर कट किया, लाइट वेव को कट किया, फोटो सेल समझ गया कि लाइट यहां पर नहीं आ रही है, मतलब यहां पर कोई इंसान रुका है, इंसान रुका है, तो वहां पर सिग्नल में अलार्म नहीं बजता है, बट वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरकेस खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाता है। सो इसके एप्लीकेशन से ही आप इतना कुछ समझ सकते हो, ज्यादा कुछ इसमें कुछ ऐसा है नहीं। फाइनली डिस्कस करते हैं यहां पर सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो कि है हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। क्या है यहां पर सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो कि है हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है ख्याली कहानी। जैसे हम लोग ख्याली पुलाव बनाते हैं अपने मन में कभी भी, है ना, मैं भी कॉलेज डेज में बनाता था कि कॉलेज खत्म हो, देन सुबह सुबह मेदू वड़े का ठेला लगाएंगे मैं और मेरा दोस्त। हमने एरियाज भी देख के रखी थी कि मेदू वड़े वाला यहाँ से कम 2 किलोमीटर की दूरी पे है, ओके, और ये 2 किलोमीटर की दूरी पे एक भी और मेदू वड़े वाला नहीं है। तो किसी तरीके से अगर हम इस मिशन में कामयाब हो गए तो अपना अच्छा खासा चल सकता है। जैसे ख्याली पुलाव हम बहुत सारे बनाते हैं। सो डी ब्रॉगली ने भी हाइपोथेसिस दिया, ख्याली पुलाव उसने बनाए जो कि एक्चुअल में सच गए, ओके, एक्चुअल में सच गए, तो उसका नाम एक्चुअल में चेंज होना चाहिए, बट कुछ रीजंस के वजह से नहीं है। सो डी ब्रॉगली ने क्या कहा, लाइट जिसके ऊपर हम लोग इतना विश्वास करते थे उसका दो नेचर निकला, वो वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी। एक्सरेज जिसका नाम ही रेज है, जिसके नाम में ही पूरा का पूरा फील है, वो पार्टिकल निकला। है ना, वो क्या निकला, वो पार्टिकल निकला। तो डी ब्रॉगली ने कहा उसी प्रकार से जो हम इंसान लोग हैं, ओके, जो हम इंसान लोग हैं, हम लोग भी क्या हैं, हम लोग भी एक वेव हैं, हम लोग भी क्या हैं, हम लोग भी एक वेव हैं, ओके। सो डी ब्रॉगली ने क्या कह दिया, तुम कौन हो, वेव हो, मैं कौन हूं, वेव हैं, हम सब क्या हैं, हम सब वेव हैं, ओके। बिकॉज एक्सरेस को हम समझ रहे थे ये वेव है,
तो एक्सरेज हमारी पार्टिकल नेचर शो की कॉम्पटन इफेक्ट में, फोटोन के एक्सप्लेनेशन से ही उसका हमको रिजल्ट मिला ना वेवलेंथ बढ़ने का। तो डी ब्रॉगली ने कहा हम लोग अपने आप को पार्टिकल कंसीडर कर रहे थे, तो आज से हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक वेव हैं और दुनिया की जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं सब लोग वेव हैं। और इन वेव्स को उसने नाम दिया मैटर वेव्स। क्या नाम दिया उसको? नाम दिया उसने मैटर वेव्स। ओके, कि तुम भी वेव हो, मैं भी वेव हूं, सारे लोग क्या हैं? सारे लोग हमारे आसपास वेव ही हैं। ओके, सो बेसिकली उसने क्या नाम दिया? उसने नाम दिया यहां पर इन सब चीजों को ही मैटर वेव्स। ओके, सो अभी कुछ ना कुछ रिलेशन देना पड़ेगा। सो आइए उसने रिलेशन कैसे डिराइव किया। सो ई इज इक्वल्स टू डी होता है mc स्क्वायर। यहां पर अगर मैं mc और c को सेपरेट करूं तो ये होता है हमारा मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हो जाता है अपना p इंटू सी के बराबर। सो यहां से मोमेंटम इज इक्वल्स टू डी क्या हो जाएगा? हो जाएगा e डिवाइडेड बाय c। ठीक है, और e खुद क्या होता है? सो आइंस्टाइन ने बोला था होता है h बाय म्यू के h म्यू के बराबर। और ये क्या होता है? सो आपने को पता है v इज इक्वल्स टू डी एन लैम्डा। इस चैप्टर में हम चल रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो यहाँ पर हो जाएगा c इज इक्वल्स टू डी म्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा। सो लैम्डा डिवाइडेड बाय c इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा यहाँ पर 1 बाय लैम्डा के बराबर, है ना। म्यू डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा 1 बाय लैम्डा के बराबर। सो इसके जगह डाल दिया यहाँ पर लैम्डा। सो ये इक्वेशन हमको मिल गई। ये इक्वेशन की आप लोग कुछ भी इज्जत ही नहीं करते हो, कम ऑन, रिस्पेक्ट ही नहीं है इस बेचारी इक्वेशन का। ये इक्वेशन टर्निंग पॉइंट है क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स के तरफ। ओके, जिस भी बंदे ने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा होगा उसी को पता है कि ये इक्वेशन कितनी ज्यादा जरूरी है। जिनको आइडिया नहीं है वो तो उसको एक नॉर्मल इक्वेशन, एक नॉर्मल दर्जा ही देंगे, बट ये इक्वेशन आपकी टर्निंग पॉइंट है क्लासिकल से क्वांटम मैकेनिक्स में जाने का। तो कोई बोल सकता है क्या है इसमें ऐसा, क्या है? ये तो है आधे मिनट में तो डिराइव हुआ। अरे अच्छा बात है, आधे मिनट में डिराइव हुआ, लंबा समय लगता है डिराइव करने में, तो भी एनीवेज आपको करना ही पड़ता। मतलब कोई बोल सकते हैं क्या है? आप बोल रहे हो क्लासिकल से क्वांटम एकदम शिफ्ट है, इक्वेशन है, पावरफुल है। ये इक्वेशन एकमात्र ऐसी इक्वेशन है, इनिशियल जो पहली इक्वेशन बनी थी, जो आपको पार्टिकल से वेव के बीच का कन्वर्जन देती है। ओके, क्या देती है? पार्टिकल से वेव के बीच का कन्वर्जन देती है। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? सो मोमेंटम होता है हमारा पार्टिकल प्रॉपर्टी। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम हमारा होता है पार्टिकल प्रॉपर्टी। चलिए, लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ। वेव क्या होता है? वेव लैम्डा होता है वेवलेंथ, जो कि होती है वेव की प्रॉपर्टी। अच्छा, ऐसा, यस ऐसा। सो देख रहे हो कि आपको पार्टिकल से वेव नेचर के बीच का कन्वर्जन है ये, कि अगर मेरे पास कोई वेव है वेवलेंथ वाली, वो अगर पार्टिकल बने तो उसका मोमेंटम क्या होगा? बिकॉज वेव है, इसका एक मतलब ये है कि वो मूव हो रहा है, और पार्टिकल अगर मूव होता है तो उसके लिए अपन मोमेंटम कंसीडर करते हैं, राइट। सो P इज इक्वल्स टू डी एच डिवाइडेड बाय लैम्डा आपकी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है जब हम वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की बात करते हैं, बिकॉज एक ही इक्वेशन में आपके यहां पर दोनों फैक्टर्स कंसीडर हो जाते हैं। सो इस इक्वेशन को थोड़ा सा भाव दो, यूजुअली नहीं देते हैं लोग। चलिए, फिर डी ब्रॉगली ने कहा अगर भाई तुम भी इलेक्ट्रॉन हो, तुम भी वेव हो, मैं भी वेव हूं, तुम भी पार्टिकल हो, मैं भी पार्टिकल हूं, एक्सरे भी पार्टिकल है, एक्सरे भी वेव है, लाइट भी वेव है, लाइट भी पार्टिकल है, तो जो संसार का बेस होता है, जो क्या होता है? संसार का बेस होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी एक वेव होगा। उसने क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी एक वेव होगा। इलेक्ट्रॉन भी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन भी एक वेव होगी। ओके, इसका प्रूफ ड्यूअल नेचर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में है। देखो, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आता है, तो उसकी इक्वेशन वहां पर है, बट डी ब्रॉगली ने बोला इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी यहां पर एक वेव होगी, क्योंकि हम लोग उसको पार्टिकल कंसिडर करते हैं, तो वो भी देखना वेव निकलेगी। चलिए, सो ई इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सो यहां से हमने क्या कर दिया? यहां से हमने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बना दिया। यहां पर मैंने क्या अप्लाई कर दिया? यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। सो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में मैंने क्या कर दिया? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो यहां पर बनाया था वो पूरा का पूरा यहां पर हमने डाल दिया।
मास रूट के बाहर भी है, मास रूट के अंदर भी है, ऐसा तो मजा नहीं आता है कि मास रूट के बाहर भी हो, मास रूट के अंदर भी हो। क्या कर देंगे यहाँ से रूट ऑफ एम से रैशनलाइज कर देंगे, सो रूट एम से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मेरे पास बच जाएगा यहाँ से 1/√m, क्योंकि रूट ऑफ एम देगा एम डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा, तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन मिलेगा। एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा है क्या मेरा? सो एनर्जी कब होती है? जब हम काम करें। सो एनर्जी इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा यहाँ पर वर्क डन के बराबर। वर्क डन क्या होता है बोलो? सो पोटेंशियल, याद है क्या मैंने आपको बताया था कि मैं कहूं अगर मेरे स्टूडेंट में पोटेंशियल है ना, सो उसका मतलब क्या होगा? सो पोटेंशियल है, इसका मतलब वो काम करता होगा। क्या करता होगा? काम करता होगा, है ना। अगर मैं कह रहा हूं मेरा स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ता है, वहां पर मैंने एक मेरे ड्रॉपर स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था, मेरा स्टूडेंट 10 घंटा पढ़ता है, फिर आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो 10 घंटा, फिर मैं बोल दूं हफ्ते में, तो नहीं चलेगा। सो इस वजह से 10 घंटा दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में वो मैटर करता है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है पर यूनिट चार्ज के कितना दिन, पर यूनिट डेज भी आप बोल सकते हो। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये फॉर्मूला था। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज के बराबर। यही चीज हमने यहां पर कर दी, और इसी को अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कस्टमाइज करें, इसी फॉर्मूला को अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन के लिए कस्टमाइज करें, सो फॉर्मूला हो जाती है 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, चलिए क्या H की वैल्यू हमको पता है? यस, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड। क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है? यस, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमको पता है? यस, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज अभी फाइंड करूं कि एग्जाम में फाइंड करूं? कम ऑन, क्योंकि ये वैल्यूज इलेक्ट्रॉन के लिए कभी बदलने वाली नहीं है। सो एग्जाम में क्यों अभी फाइंड कर देते हैं? सो हम लोग सबको सॉल्व करके जो फाइनल फॉर्मूला बनती है वो ये बनती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.228 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर काफी लोगों को याद नहीं होता है। सो ये लैम्डा की फॉर्मूला नैनोमीटर के टर्म्स में है, जिसमें डिवाइड में है पोटेंशियल डिफरेंस। डिवाइड में क्या है? डिवाइड में है यहां पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, चलिए, सो ये हो जाता है आपका यहां पर फाइनल फॉर्मूला। एंड इसी तरीके से हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी होता है यहां पर हमारा समाप्त। इसके ऊपर सम्स में फील हो सकता है आपको आया हो सकता है नहीं आया हो। किसी के मन में सवाल आ सकता है कि सर आपने तो बोल दिया मैं वेव हूं, मुझे तो ऐसा फील भी होता है सर, मैं तो दिन भर इधर उधर भटकता रहता हूं, है ना है ना, मैं तो इधर उधर दिन भर भटकता रहता हूं। सो ऐसा नहीं है। देखो, हम लोग वेव तो हैं, इतना तो डी ब्रॉगली ने बोल दिया है, हम लोग उसकी बात पे विश्वास भी कर दे सकते हैं, पर हम लोगों को कभी फील नहीं होता है हम वेव हैं। उसका रीजन आइए समझने का प्रयास करते हैं। अब पहली बात, H का वैल्यू कितना होता है? सो H का वैल्यू यहां से होता है 6.63 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंटू 10⁻34 के बराबर। प्रॉब्लम वही है, H का वैल्यू है यहां पर 10⁻34 के बराबर। इंसान लोगों का मास कितना हो सकता है? कम ऑन, 100 किलो। आप बोलोगे नहीं सर क्यों मजाक उड़ा रहे हो, मैं तो सिर्फ 50 का हूं, 55 का हूं, 200 किलो चलिए, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो हमको, अरे मास कितना हो सकता है इंसान का? 110 किलो। चलो मैं 150 किलो ले लेता हूं। चलो, वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी? क्या मतलब मैक्सिमम क्या वेलोसिटी होगी? 100 मीटर पर सेकंड। एरोप्लेन किधर बैठे हो, किधर शिप विप में बैठे हो, 100 मीटर भी बहुत हो गया। 100 मीटर पर सेकंड क्या होगा ये? कम ऑन, सो 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू में हो जाएगा 15 इंटू 10⁻³ के बराबर। 10⁻³ ऊपर जाएगा तो भी -34 में से 10⁻³ होगा तो भी 10⁻31 यहां पर रह जाएगा। तो बेसिकली तुम मास और वेलोसिटी कितना भी बढ़ा दो, हम लोगों को फील नहीं होने वाला है। मैं एकदम मैक्सिमम केस कंसीडर करता हूं कि तुम स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हो तो भी 3 इंटू 10⁸ होगा। 10⁸ ऊपर चले जाएगा, हो जाएगा -8, है ना। सो 10⁻34। अच्छा मैंने उल्टा बोला क्या पहले? हाँ मैंने उल्टा बोला ना, ये प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 10⁻34 ही आके मिलेगा हमको, राइट। सो बेसिकली 10⁸ अगर 3 इंटू 10⁸ वेलोसिटी में यहाँ पर डाल भी देता हूं तो भी यहाँ पर क्या होने वाला है, वो और छोटा ही होते जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल अच्छा खासा टेक्स्ट बुक वालों ने दिया है, आप लोग उसको फील करके देख सकते हो। सो
कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारे आंसर्स देखो कैसे आ रहे हैं, हमारे आंसर्स यहाँ पर आते हैं। अभी इन्होंने क्या दिया है, एक स्टूडेंट का वेट है 45 kg, 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ओके, सो 45 kg वेट है, 8 किलोमीटर पर आवर से वो यहाँ पर चल रहा है ना। फिर एक एग्जांपल दिया है कार का, कार है 1200 किलो की, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। सो उन्होंने अपने हिसाब से डेटा दिया है, बट स्टिल आप फाइनल आंसर देखो, 10⁻⁻36, 10⁻⁻38। तो बेसिकली इतना इन्होंने 1200 किलो तक लेके गए हैं, तो भी देखो कुछ भी यहाँ पर वैल्यूएबल आंसर नहीं आ रहा है। सो वेव हम हैं, बट हमें फील नहीं होता है। जिस प्रकार से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू G m1m2/r², है ना। सो F इज इक्वल टू क्या बोलता है, G m1m2/r²। अगर दो मासेस हैं, सो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, चाहे लड़का हो या लड़की है ना। उसने जेंडर के बेसिस पे नहीं कहा था, उसने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, रिपल्शन भी नहीं। दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे। ओके, बट ऐसा हम लोगों को तो फील नहीं होता है, राइट, है ना। अगर अट्रैक्शन होता दो मासेस के बीच में, तो संसार में झगड़े लफड़े बहुत ज्यादा कम होते। चलिए फाइनली आते हैं आज के हम लास्ट टॉपिक के तरफ, जिसका नाम है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का एक बेसिक सा फंडा है कि जो डी ब्रॉगली बोल चुका है। क्या बोला डी ब्रॉगली ने, डी ब्रॉगली ने कह दिया लास्ट में कि इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या है। सो उसने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन भी हमारा यहाँ पर वेव है। क्या कह दिया उसने, इलेक्ट्रॉन भी हमारा वेव है। सो डेविसन एंड जर्मर ने क्या सोचा, डेविसन एंड जर्मर ने सोचा लेट अस प्रूव दिस बाय यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो जिन्होंने वेव ऑप्टिक्स का मेरा लेक्चर देखा है उनको थोड़ा बेहतर समझेगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनको नॉर्मल समझेगा। सो ऑलरेडी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, जो मैं IIT मद्रास की स्लाइड्स आपको दिखा रहा था, बुलेट गन एक्सपेरिमेंट मैंने उसको नाम दिया था। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए अभी मुझे इलेक्ट्रॉन्स को प्रूफ करना है। हमारा लक्ष्य क्या है एक्सपेरिमेंट का, सो हमारा एम है प्रूफ करना कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। ओके, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कि इलेक्ट्रॉन हमारी यहां पर एक वेव है। ये हमारे एक्सपेरिमेंट का प्रूफ है। तो अभी सोर्स क्या लेना पड़ेगा, सो सोर्स मुझे यहां पर इलेक्ट्रॉन ही लेना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रॉन की हम लोग एक गन लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन गन मैंने वेव ऑप्टिक्स में भी ली थी, अगर आपको याद हो तो। ओके, सो वेव ऑप्टिक्स में भी ली थी, बट ठीक है वो अलग बात है। तो यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन गन लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गन का मतलब क्या होता है, क्या मार्केट में कोई ऐसे बंदूक मिलती है जिसको शूट करे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक टंगस्टन फिलामेंट होता है। क्या होता है, अंदर में एक टंगस्टन फिलामेंट होता है। ओके, और टंगस्टन फिलामेंट को क्या करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट को हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट को हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट कैसे प्रोवाइड करोगे, जब हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो। जहां जहां हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, जैसे बिजली कड़कना भी एक हाई वोल्टेज ही होता है, राइट। सो बेसिकली हीट प्रोवाइड करने के लिए क्या लगती है, यहाँ पर एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी लगती है। सो बेसिकली बैटरी यहाँ पे हीट प्रोवाइड करती है। टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं। तो ये वाला जो आपका पार्ट है ना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की गन दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गन दिखाई गई। पर क्या आपको लगता है एक छोटा सा बैटरी लगाने से ये काम होगा, नहीं नहीं नहीं। तो इस वजह से यहां पर हम हाई टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, यहां पर हम लोग हाई टर्मिनल वोल्टेज यहां पर सप्लाई करते हैं। तो देखो ये सब गन से ही रिलेटेड है, राइट। ये सब क्या है, आपके आसपास में टेक्स्ट बुक होगा, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये सब गन से ही पूरा का पूरा यहां पर रिलेटेड है। अब गन से इलेक्ट्रॉन्स निकल तो रहे हैं, और ये सब चीजें इवैक्यूएटेड चेंबर में होती हैं, बिकॉज अगर एयर वेयर रहेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के केमिकल रिएक्शन करेंगे। जैसे ग्लास ट्यूब हमारा यहाँ पर हमने इवैक्यूएट किया था, तो ये भी पूरा वैक्यूम ही होता है। अब गन में से कोई चीज निकल रही है, तो थोड़ा बहुत तो उसका डायरेक्शन आड़ा टेढ़ा होगा ही होगा, राइट, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस तरफ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सीधा जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे जाएंगे। तो ऐसी चीजों के लिए क्या करते हैं, ऐसी चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं कोलीमेटर। क्या यूज करते हैं, कोलीमेटर। कोलीमेटर का काम क्या होता है, रास्ते पे लाना चीजों को। कोलीमेटर का क्या काम होता है, कोलीमेटर का काम होता है चीजों को रास्ते पे लाना। सो कोलीमेटर ऐसे दो आप अज्यूम कर सकते हो, ऐसे दो रॉड्स है, ओके, ताकि इलेक्ट्रॉन मेरे भटक नहीं सके, कोलीमेटर के थ्रू अच्छे से पास हो। ठीक है, कोलीमेटर हमारे चार्ज होते हैं, तो उस वजह से इन्होंने यहाँ पर इसको एनोड नाम दिया है। तो कोलीमेटर का काम क्या है, वापस से
कैसे? घोड़ा, घोड़े को मुझे चाहिए सीधा चले, सो मैं घोड़े को ऐसे यहाँ पर दो आंख वो लगा देता हूँ, आंखों के आगे कवर लगा देता हूँ, तो घोड़े को दिखे ही सीधा। सो घोड़े को सीधा दिखता है तो ऑब्वियस सी बात है वो चलता भी सीधा है। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक हमारा कोलीमेटर का होता है। इस वजह से देखो कोलीमेटर में उन्होंने एक एरो दिखाया है, एरो दिखाने का यही इंटेंशन है कि वो सीधा चल रहा है और उसको हमने डायरेक्शन दे दिया है। क्या दे दिया है हमने? यहाँ पर उसको डायरेक्शन दे दी। सो बेसिकली डायफ्रैक्शन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होता है जरा सोच के तो बताना। कम ऑन, डायफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डायफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट ओवर एजेस। ओके, डायफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट ओवर एजेस। तो अगर ये मेरे पास एक स्लिट है और ये मेरे पास यहां पर लाइट है जिसका वेवलेंथ उसकी स्लिट से छोटा है, सो क्या ऐसे सिचुएशन में डायफ्रैक्शन होगा क्या? कम ऑन, अगर मेरी स्लिट विथ यहां पर बहुत ज्यादा बड़ी है मेरी वेवलेंथ ऑफ लाइट से, सो डायफ्रैक्शन यहां पर नहीं होगा, है ना? पॉसिबल ही नहीं है डायफ्रैक्शन मेरा यहां पर हो। सो डायफ्रैक्शन कब होता है? डायफ्रैक्शन तब होता है जब दोनों कंपेरेबल वेवलेंथ के हों, है ना? दोनों क्या हो? दोनों मेरे अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल वेवलेंथ के हों, ऐसे सिचुएशंस में हमारा डायफ्रैक्शन होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया और उनको रियलाइज हुआ जो निकेल क्रिस्टल का इंटरनल डिस्टेंस है, दो बॉन्ड्स के बीच का डिस्टेंस जिसको अपन कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या फिर इंटर बॉन्डिंग डिस्टेंस, वो कहीं ना कहीं सिमिलर है इलेक्ट्रॉन के आसपास। ओके, सो बेसिकली उन्होंने ऐसा थॉट प्रोसेस रख के क्या चूज किया? थॉट प्रोसेस रख के उन्होंने चूज किया निकल को कि अगर निकल के बीच का अगर इलेक्ट्रॉनिक वेव है, ओके, सो निकल एटम के बीच के जो दो बॉन्ड्स होंगे तो वो बॉन्ड्स का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रुकेगा। सो डायफ्रैक्शन यहां पर हो पाएगा, जैसा मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाने का कोशिश किया है। फिर लाइट मेरी यहां से बेंड होना, स्कैटर होना यहां से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, चलिए एक्सपेरिमेंट में क्या किया? निकल क्रिस्टल से यहां पर इन्होंने लगा दी है एक स्क्रीन। स्क्रीन पे ये लोग बैठ के देख रहे हैं रिजल्ट्स। क्या देख रहे हैं? स्क्रीन पे हमारा डिटेक्टर है, डिटेक्टर अगेन केमिकल रिएक्शन के थ्रू दिखेगा आपको। सो जहां जहां मेरे इलेक्ट्रॉन्स फॉल होंगे वो मुझे यहां पर नजर आएगा। क्लासिकल थियोरी क्या कहती है? सो मैं आपको वेव ऑप्टिक्स में लेकर जाना चाहूंगा। क्लासिकल थियोरी कुछ ऐसा कहती है, अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो क्लासिकल थियोरी कहती है कि अगर आपने गोली मारी है तो आपको इस जगह पे गोली नजर आएगी, आपको गोली इस जगह पे नजर आएगी, दैट्स इट। आपको दो जगहों पे गोली नजर आएगी बिकॉज पार्टिकल है। पार्टिकल है तो यहां पर क्या होगा? जहां जहां से ओपनिंग है, होल है, वहां वहां आपको थोड़ा बहुत रेंज में चीजें नजर आएंगी स्क्रीन पे। बट वेव थ्योरी क्या कहती है? क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं एंड वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? तो इन जगह पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो आपको इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी चीजों की, पर दूसरे जगह पर भी हमारी ऑब्जेक्ट्स यहां पर पाए जाएंगे। हमने यही देखा ना वेव ऑप्टिक्स में कि डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसा मिलता है? डायफ्रैक्शन पैटर्न अपने को पूरा का पूरा स्प्रेडेड मिलता है, हर जगह मिलता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हर जगह पे होता है। वही सेम रिजल्ट यहां पर भी पाई गई। नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न देखे गए। क्या देखे गए? नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न देखे गए। कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा फॉल हो रहे थे तो हम अज्यूम कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे थे तो हम अज्यूम कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां पर हुआ होगा। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको पता है एक सेंट्रल मैक्सिमा होता है, तो यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा इनको कहां मिला? यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा इनको मिला 50 डिग्री के एंगल पे जब अप्लाइड वोल्टेज थी 54 वोल्ट। एंड इन्होंने लास्ट वाली जो हमारी फॉर्मूला थी यहां पर 54 वोल्ट डाला तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का इनको वेवलेंथ भी मिल गया। क्या मिल गया यहां पर इनको? इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ भी मिल गया। एंड क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसी रिजल्ट मिली कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत फॉल हुए हैं, कहीं पे फॉल ही नहीं हुए हैं, एक पॉइंट पे 54 डिग्री पे थीटा 50 और 54 वोल्टेज पे बहुत मिले हैं, जैसा डायफ्रैक्शन में होता है एक जगह पे मैक्सिमम मिलते हैं। सारी रिजल्ट इनको वेव नेचर के तरीके से ही मिली। तो इन्होंने फाइनल में कंक्लूड किया कि चलो भाई हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन भी यहां पर हमारी एक वेव है, हमारी इलेक्ट्रॉन भी क्या है? यहां पर हमारी एक वेव है। ओके, चलिए
सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को काफी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। शुरुआत में थोड़ा सा आप लोगों का पेशेंस टेस्ट फॉर श्योर यहां पर हुआ होगा। आप सोच रहे रहोगे कब एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलेंगी, बट फाइनली अगर आपने पूरा लेक्चर देखा होगा तो आपको एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग यहां पर आया होगा चीजों के प्रति। समाप्त करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को यहीं पे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक, उनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग के कैसे इनको देखना है एंड सब चीजें और जो भी जरूरी हैं लेक्चर से नीडेड या बैचेस से नीडेड जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं, सब चीजें डिस्क्रिप्शन में यहां पर दी गई हैं। विश यू द बेस्ट।